Hello everyone, very welcomes all of you on the YourPedia platform and I am Jatin and today आज हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स डेमो लेक्चर 2 ऑफ योर सब्जेक्ट्स पीपीए एससी की हम तैयारी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं बच्चों कि पीपीएससी एग्जाम जैसा आप सबको पता है कि 3 महीने हमारे पास बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन हमारे पास है। तो इन शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें एग्जाम का सिलेबस सारा कवर भी करना है और एग्जाम को क्रैक भी करना है ना। हमारा प्राइमरी फोकस क्या रहेगा कि एग्जाम को क्रैक करना है भाई, कैसे तरीके से। तो हमें क्वेश्चंस उस तरीके से सेटअप करने हैं, हमें वो वाले क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा करना है कि जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेटेज ज्यादा रखते हो, है ना। तो हमें बस उतना ही पढ़ना है कि जो हमारे एग्जाम, जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें ज्यादा वाइड वैरायटी सब्जेक्ट सिलेबस कवर नहीं करना है, हमें बस इतना ही स्टडी करना है कि जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस तरीके से यूरपीडिया जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए एक अप्रोच लेकर आया है आपके लिए, उसी तरीके से हम आपको गाइड करेंगे, उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही कम टाइम है, ड्यूरेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बोल सकते हैं कि सफिशिएंट है। 3 महीने इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, है ना। तो आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है। ग्रेट न्यूज है आप लोगों के लिए कि कल से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही है पीपीएससी एसडीओ के लिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो कल जल्द से जल्द अपनी क्लासेस के, जिसने एनरोल नहीं किया है वो आप एनरोल कर लीजिएगा और कल से आप स्टार्ट क्लासेस देख सकते हैं लाइव। ओके, टाइमिंग मैं बता देता हूं बच्चों आप लोगों को कि एक मॉर्निंग का रहेगा आपका स्केड्यूल और एक शाम इवनिंग का स्केड्यूल रहेगा। मॉर्निंग में आई थिंक द टाइमिंग विल बी अराउंड 7 AM, आई थिंक 7 और 7:30 AM यही रहने वाली है। और इवनिंग में भी सेम टाइमिंग विल बी देयर, दैट कैन बी अराउंड 8 और 8:30 AM, राइट। तो इसी के आसपास टाइमिंग रहेगी। और दो सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं। मॉर्निंग में आई थिंक देयर विल बी अ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इवनिंग में आई थिंक सॉइल मैकेनिक्स विल बी स्टार्ट। तो देखते हैं जैसा भी रहेगा, जैसा स्केड्यूल मिलता है। तो यहाँ तक तो इतना है अभी कि कल से आपकी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो टाइम को हमने वेस्ट नहीं करना है। तो जितना जल्दी हो सके हमें सारा सब्जेक्ट्स कवर अप करने हैं और अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और क्रैक करना। तो बिल्कुल फोकस हो जाइएगा अपने एग्जाम के लिए। 3 महीने आपके पास है, 3 महीने यानी 180 डेज ओनली यू हैव। आपके हाथ में सिर्फ 180 दिन है, 180 डेज है। बस ये समझना है आपने कि भाई बस लास्ट टाइम आ गया है। अब की बार ये 3 महीने हमने अपने आप पे इन्वेस्ट करना है। 3 महीने में जितना ज्यादा इन्वेस्ट आप अपने ऊपर करोगे उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला है ना। जितना ज्यादा इन्वेस्ट आप अपने ऊपर करोगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। बस आपको फोकस रहना है अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपने एग्जाम के लिए। आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल सब सेट हो गया है कि आपको पीपीएससी एसडीओ का एग्जाम क्रैक करना है। और उसके लिए आपको एक जो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जो पाथ चाहिए, जो क्वेश्चंस जिस तरीके से आपको सॉल्यूशन या जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करने हैं, वो कैसे आपको करने वाले हैं वो हम आपको गाइड करने वाले हैं साथ। तो साथ में आपको गाइड करते रहेंगे, उस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। क्लियर है बच्चे। तो आज हमारे पास कल विक्रम सर ने डेमो लिया था, आपको कल की क्लास विक्रम सर ने ली थी। आज मैं आपको एक डेमो लेक्चर देने वाला हूं सोल का। बाकी कल से हमारी क्लासेस तो स्टार्ट हो ही जाएंगी। तो बस यही बोलूंगा कि जितने आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको एक बारी कन्वे कर दिया जाएगा मैसेज की क्लासेस यूरपीडिया की स्टार्ट हो गई है फॉर द पीपीएससी एसडीयू एग्जाम, कि जल्द से जल्द एनरोल कर ले। क्योंकि बच्चे एक दिन या 2 दिन भी अगर डिले होता है तो दैट विल बी यू कैन से कि दैट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, और यू कैन से दैट विल बी टाइम वेस्ट होगा आपका। तो टाइम वेस्ट हमने नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को। सर फीस सबमिट नहीं हो रही है। दलजीत सिंह बच्चे एक बारी आप कॉल कर लीजिएगा इंस्टीट्यूट के अंदर। तो क्या प्रॉब्लम है जो भी है, आप क्वेरी जो भी आपकी है वो आप कॉल करके एवरी अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा ना, जहां पे भी आपको दिक्कत आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव a soil mechanics class, that is a geotechnical engineering, one of the weighted subject in your exam। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आपका वेटेज वाला सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है सोइल को पढ़ने में, है ना। तो सोइल होता क्या है, सोइल मैकेनिक्स, थोड़ा सा उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर लेता हूं कि बच्चे सोइल मैकेनिक्स होता क्या है। उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव अ सोइल मैकेनिक्स। ओके, सोइल होता क्या बच्चे, ध्यान से सुनेगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। और जो सोइल का फर्स्ट चैप्टर है बच्चे, सबसे ज्यादा वेटेज आपका फर्स्ट चैप्टर रखता है। सोइल का जो फर्स्ट चैप्टर है सबसे ज्यादा वेटेज उसी सब्जेक्ट्स की आएगी, कंपेयर करते हैं अगर हम बाकी चैप्टर्स के साथ। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा वेटेज होगा आपका फर्स्ट चैप्टर, है ना। तो दैट इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोइल के बारे में। ये सोइल होता क्या है, किसको आप सोइल बोलते हैं, व्हाट इज दिस सोइल, सोइल का मतलब क्या होता है ना। तो सोइल होता क्या है, देखिएगा, एक नेचर में एक प्रोसेस चल रही है
नेचर में प्रोसेस क्या चल रही है कि जो आपके पास रॉक्स होती हैं बच्चे, ये जो रॉक्स होती हैं उन रॉक्स की वेदरिंग होती है। रॉक्स की क्या होती है? वेदरिंग होती है। वेदरिंग बोले तो सर क्या होता है? वेदरिंग का मतलब बच्चे डिसइंटीग्रेशन। वेदरिंग का मतलब क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना, पार्टिकल्स का टूटना, डिसइंटीग्रेशन होना, वेदरिंग होना, इरोजन यू कैन से लाइक दैट, इरोजन भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स कैन बी लाइक इग्नियस रॉक्स, यू हैव सेडिमेंट्री रॉक्स हमें नेचर में देखने को मिलता है, मेटामॉर्फस रॉक हमें देखने को मिलता है। तो ये जो रॉक्स होती हैं बच्चे, रॉक्स की वेदरिंग होती है, डिसइंटीग्रेशन होता है। तो जब रॉक्स के पार्टिकल्स टूटते हैं, जब रॉक्स के पार्टिकल्स टूटते हैं, जस्ट एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो रिवर फ्लो कर रही है बच्चे, बिल्कुल समझना ध्यान से, रिवर फ्लो कर रही है और रिवर जैसे रॉक पार्टिकल्स के साथ टकराएगी तो पार्टिकल्स की एब्रेशन होगी, रॉक्स के पार्टिकल रिवर के साथ फ्लो कर रहे हैं। जब रिवर फ्लो कर रही है अपने साथ पार्टिकल्स को लेकर आ रही है, तो इसका मतलब जैसे पार्टिकल्स अपने पेरेंट रॉक से अलग हो गए हैं तो वो रिवर के साथ फ्लो कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब रिवर के साथ फ्लो कर रहे हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या करते रहेंगे? सेटल होते रहेंगे। पार्टिकल्स पहले बड़े पार्टिकल सेटल करेंगे, फिर और आगे जाके छोटे पार्टिकल सेटल करते हैं, जैसे जैसे रिवर की वेलोसिटी कम होती रहती है प्लेन एरिया की तरफ जाते जाते। तो रिवर कर क्या रही है? अपने साथ इन पार्टिकल्स को लेकर आ रही है और पार्टिकल्स टाइम के रिस्पेक्ट में डिपॉजिट होता जा रहा है। जब पार्टिकल डिपॉजिट होता जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे रिवर फ्लो कर रही है, पार्टिकल्स टाइम के रिस्पेक्ट में रिवर में डिपॉजिट होते जा रहे हैं और डिपॉजिट होते जाएंगे, दोबारा से हमें अपीवल देखने को मिलता है। तो एक प्रोसेस है बच्चे नेचर के अंदर की, सबसे पहले वेदरिंग होती है रॉक्स की। वेदरिंग के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इन पार्टिकल्स का। वेदरिंग के बाद हम क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बच्चे। ट्रांसपोर्टेशन अभी बताया मैंने कि रिवर अपने साथ पार्टिकल्स को लेकर जा रही है, तो इसका मतलब पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। तो वेदरिंग हुई पार्टिकल्स की। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स थी जिनकी वेदरिंग हो चुकी है रॉक से, इनको टेक्निकली बोलेंगे सेडिमेंट्स। इन पार्टिकल्स को टेक्निकली क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो दीज आर द सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स क्या करते हैं? रिवर के साथ फ्लो करते हैं। जस्ट आई एम कंसीडरिंग वन एग्जांपल ओनली, रिवर। और भी एजेंसीज आपके पास है, विंड भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होता रहेगा? एक पर्टिकुलर प्लेस पे डिपोजिशन चलता रहेगा। तो कॉन्टिन्यूसली रिवर फ्लो कर रही है, पार्टिकल डिपोजिट होता जा रहा है, पार्टिकल का डिपोजिशन चलता रहेगा। The continuously deposition of the particle is there। जब पार्टिकल का डिपोजिशन होता रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में बच्चे, तो एक दोबारा से तुम्हें अपहीवल देखने को मिलता है। दोबारा से तुम्हें एक अपहीवल देखने को मिलता है। ये जो अपहीवल तुम्हें मिला, तो ये दोबारा से आपको क्या मिली? एक रॉक टाइप स्ट्रक्चर दोबारा से मिल गई है। ये जो प्रोसेस है बच्चे, ये जो प्रोसेस है, ये नेचर में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है बच्चे नेचर में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। इसी प्रोसेस की हेल्प से हमें क्या मिलती है? सोइल मिलती है। दिस इज द सेडिमेंट्स जो हमें अलग अलग लोकेशंस पे देखने को मिलते हैं। इन्हीं सेडिमेंट्स की डिपोजिशन को आप क्या बोल देते हैं? सोइल बोल देते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चे, इस प्रोसेस को हम टेक्निकली क्या नाम देते हैं? पीडोजेनेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे बच्चे? पीडोजेनेसिस प्रोसेस। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल इज नोन एज द पीडोजेनेसिस प्रोसेस। पीपीएससी एग्जाम में 4 बार ये पेपर में आया हुआ एग्जाम में कि द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोइल बताइएगा, नाम बताइएगा, दैट इज अ पीडोजेनेसिस प्रोसेस। और उसके बाद बोलेगा कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, व्हाट आर द जियोलॉजिकल स्टेप्स इन्वॉल्व in the formation of this soil, that are the weathering of the rocks। first of all weathering होगी, उसके बाद बच्चे ट्रांसपोर्टेशन होता है, then after that disposition, उसके बाद upheaval होता है। तो ये 4 प्रोसेस जो होते हैं, 4 स्टेप्स जो होते हैं, ये हमें नेचर में देखने को मिलते हैं। तो देयर आर 4 जियोलॉजिकल स्टेप्स जो हमें नेचर में देखने को मिलते हैं। क्लियर पॉइंट स्टूडेंट्स? यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। अब जब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे सेडिमेंट्स की, अभी हमने क्या मैंने क्या बताया कि कुछ एजेंसीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है जो पार्टिकल्स की वेदरिंग करती है। कुछ एजेंसीज में आपके पास एजेंसीज में आती हैं फिजिकल एजेंसीज। कुछ फिजिकल एजेंसीज होती हैं जो पार्टिकल्स की वेदरिंग करती हैं, फिजिकल एजेंसीज। और कुछ केमिकल एजेंसीज भी होती हैं, कुछ केमिकल एजेंसीज भी होती हैं जो पार्टिकल्स की क्या कराती हैं? वेदरिंग करती हैं। तो ये कौन कौन सी एजेंसीज है उसके भी हम नाम देख लेते हैं। तो फिजिकल एजेंसीज के अंदर अगर मैं बताऊं बच्चे यहाँ पे, तो फिजिकल एजेंसीज के अंदर कौन कौन से होती हैं? फिजिकल एजेंसीज जो कि पार्टिकल्स को क्या करेंगी? जो कि रॉक्स की इरोजन करती हैं, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन करती हैं। तो फिजिकल एजेंसीज के अंदर जैसे वाटर हो गया आपका, जैसे विंड होगी आपकी, वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस यहाँ पे हो गया। बच्चे जो टेम्परेचर होता है ये भी फिजिकल के अंदर आता है। ये जो टेम्परेचर होता है ये भी फिजिकल के अंदर आता है। दीज आर द फिजिकल एजेंसी। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप बोल सकते हैं बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप बोल सकते हैं, ग्रेविटी। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड
in the geology, in the formation of these soils, or you can say in the weathering of the rocks. तो जो rocks की weathering मैंने अभी बताई, तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको वाटर का दिया था, बट और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, और भी फिजिकल एजेंसीज इन्वॉल्व है इन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ओके, अगर केमिकल एजेंसीज की बात करूंगा बच्चे, यहाँ पे अगर हम केमिकल एजेंसीज की बात करें तो केमिकल एजेंसीज के अंदर कौन कौन से होंगे, दैट यू कैन से कि कार्बोनेशन होता है, कार्बोनेशन देखने को मिलता है, हाइड्रेशन देखने को मिलता है, हाइड्रेशन देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन बच्चे देखने को मिलता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, रिडक्शन भी देखने को मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं पार्टिकल्स के इरोजन की. क्लियर है? तो फिजिकल एजेंसी और केमिकल एजेंसी, ये दोनों एजेंसी मिलके पार्टिकल्स को क्या करती है, इरोज करती है, रॉक्स की क्या करती है, वेदरिंग करती है. जब इन रॉक्स की वेदरिंग होती है तो इन रॉक्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, इन पार्टिकल्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है. क्लियर है? तो ये एजेंसीज आपके पास है. अच्छा, एक ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. सर फोन नहीं उठा रहा है आज कोई ना बच्चे, अगर आज फोन नहीं उठाया तो आप एवरी कल को कॉल कर लीजिएगा. हो सकता है कि कोई बिजी होगा या जो भी इशू हो सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है. आप एवरी कल को या मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा एक बारी, ठीक है? मैसेज भी आप ड्रॉप कर सकते हैं. नाउ अगर आज फोन नहीं उठाया तो बिजी होंगे, तो कल को आपको रिवर्ट हो जाएगा ना, कल को आपके पास खुद ही कॉल आ जाएगा. नाउ कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये जो फिजिकल एजेंसीज होती हैं स्टूडेंट्स, अब देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनना, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. पार्टिकल से, ये आपकी कोई रॉक्स थी, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चे, ये कोई रॉक्स थी, पानी मूव किया, वाटर मूव किया, अपने साथ पार्टिकल्स को लेकर आया. तो जो पार्टिकल यहां पर था, सेम पार्टिकल वहां पर गया. यानी पार्टिकल की फिजिकल या पार्टिकल के मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोई चेंज नहीं आता है अगर फिजिकल वेदरिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है. अगर फिजिकल एजेंसीज इन्वॉल्व है, पार्टिकल के मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा. जैसा पार्टिकल आपको पेरेंट रॉक पे मिलेगा, सेम पार्टिकल्स आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे. पार्टिकल्स के अंदर जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो फिजिकल वेदरिंग की वजह से कोई चेंज लेकर नहीं आते हैं. तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, नो चेंज in mineral constituents, no change in mineral constituents, no change in mineral constituents. बट अगर स्टूडेंट्स आप बोल रहे हो कि सर केमिकल एजेंसीज है जिसमें कार्बोनेशन हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इनकी वजह से क्या मिलेगा, इनकी वजह से मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज देखने को मिलता है. क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एजेंसीज क्या बात करो, केमिकल चेंजेस आर देयर. जब केमिकल चेंज होगा तो मिनरल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या कर जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर चेंज इन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो यहां पे चेंज देखने को मिल जाएगा, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर चेंज देखने को मिलता है. क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे इतनी सी बातें तो हमें समझ आ गई, ठीक है सर, कि सोइल जो हमें मिलती है उसके पीछे का प्रोसेस क्या, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल. इस प्रोसेस को टेक्निकली क्या बोलते हैं हम, पीडोजेनेसिस प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है? और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है बच्चे, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपीवल. अभी तक मैंने आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं. ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है. आज डेमो में मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, वैसे कल से तो आपकी सोइल स्टार्ट हो जा रही है, तो आपको हर एक पॉइंट पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा. जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल, पीडोजेनेसिस. दूसरा, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपीवल. ये दूसरा क्वेश्चन हुआ बच्चे. तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया, फिजिकल एजेंसीज कौन कौन सी हैं, वाटर, विंड, आइस, टेम्परेचर, ग्रेविटी, ये फिजिकल एजेंसीज है. फिर चौथा क्वेश्चन क्या आता है, केमिकल एजेंसीज, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. फिर पांचवा क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, कि बताओ अगर फिजिकल एजेंसीज इन्वॉल्व है इन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो क्या मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज आएगा, नो चेंज. तो पांचवा क्वेश्चन ये हो गया. और सिक्स क्वेश्चन बच्चे ये देखिएगा, अगर केमिकल एजेंसीज इन्वॉल्व है तो यस देयर इज चेंज इन द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज देखने को मिलेगा अगर केमिकल एजेंसीज इन्वॉल्व है आपके यहाँ पे. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब जब देखिएगा, जब हम बात करते हैं, ये जैसे आपके पास ये रॉक पार्टिकल्स है, ठीक है? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास कोई रॉक है, दिस इज एनी रॉक, ये आपके पास कोई रॉक है, और यहाँ पर ये पार्टिकल्स की ये पार्टिकल्स थे, वेदरिंग हुई, तो ये पानी अपने साथ इसके लेकर चला गया. तो ये पार्टिकल्स इनिशियली यहाँ पर थे, उसके बाद ये पार्टिकल्स सारे यहाँ पे आ रहे हैं, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएंगे छोटे पार्टिकल, यहाँ पे कंपेरेटिवली बड़े पार्टिकल डिपोजिट होते जाएंगे. तो ये जो पार्टिकल्स की ट्रांसपोर्टेशन हुई है, तो जो यहाँ पर आपको सोइल मिल रही है, जो इन जगह पे आपको सोइल मिल रही है, इन सोइल को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सोइल. इन सोइल को हम क्या बोल देंगे, ट्रांसपोर्टेड सोइल बोल देते हैं. ट्रांसपोर्टेड सोइल का मतलब वो सोइल जो ट्रांसपोर्ट हुई है,
वो सोइल जो ट्रांसपोर्ट हुई है, यानी अपनी पेरेंट रॉक को छोड़कर वो किसी दूसरी पोजीशन पे आ गए हैं। अगर पार्टिकल्स अपनी पेरेंट रॉक को छोड़कर किसी दूसरी पोजीशन पे आ जाते हैं तो जो हमें सोइल मिलती है उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सोइल। क्लियर है? अच्छा, कुछ अब ऐसा तो नहीं कि सर सारे के सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो अपनी पेरेंट रॉक पे रहेंगे, कुछ पार्टिकल्स यहां भी होंगे जो अपनी पेरेंट रॉक पे ही रहेंगे। इस टाइप की जो सोइल होगी जो अपनी पेरेंट रॉक पे है, जो अपनी पेरेंट रॉक को छोड़कर नहीं गए हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, यहां पर जो सोइल बनेगी इसको हम बोलेंगे रेजिडुअल सोइल। इसको क्या नाम देंगे? रेजिडुअल सोइल, जो अपनी पेरेंट रॉक के ऊपर रुकी हुई है और जो अपनी पेरेंट रॉक को छोड़कर कहीं और चली गई है, ट्रांसपोर्ट हो गई है, तो उस सोइल को क्या नाम दे देंगे? ट्रांसपोर्टेड सोइल बोल देते हैं। क्लियर है? अच्छा, रेजिडुअल सोइल का एक और नाम होता है, दैट इज नोन एज द सेडेंटरी सोइल। दैट इज नोन एज द सेडेंटरी सोइल। अब ये आपको कहीं ये आपको मिलेगा पेपर के अंदर, सेडेंटरी सोइल। एक क्वेश्चन आया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर कि रेजिडुअल सोइल ऑप्शन में नहीं था बट सेडेंटरी सोइल ऑप्शन में था। तो जिन स्टूडेंट्स को पता है कि रेजिडुअल सोइल और सेडेंटरी सोइल सेम होती है तो उसका तो आंसर सही आया था बच्चे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रेजिडुअल सोइल इज आल्सो टर्म्ड एज द सेडेंटरी सोइल। क्लियर है? तो ट्रांसपोर्टेड सोइल क्या होती है या आपकी रेजिडुअल सोइल या सेडेंटरी सोइल क्या होती है, ये चीज हमें क्लियर हो गई है। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे फिजिकल एजेंसीज में वाटर भी है, विंड भी है, आइस भी है। अब हम ये बता रहे हैं कि ये क्या है? वेदरिंग एजेंट्स है। ये क्या है? सब वेदरिंग एजेंट्स है जो वेदरिंग करवा रहे हैं किसकी? रॉक्स की, जिसकी वजह से सोइल मिल रही है। तो ये वेदरिंग एजेंट्स है, अलग अलग वेदरिंग एजेंट्स की वजह से अलग अलग सोइल के हमने नाम दिए हैं। अलग अलग वेदरिंग एजेंट्स की वजह से हमने अलग अलग सोइल के नाम दिए हैं। जैसे मैं आपको नाम का एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे मैं आपको नाम का एग्जाम्पल बता रहा हूं स्टूडेंट्स। अगर मेरे पास वेदरिंग एजेंट वाटर है, मैं बोल रहा हूं कि पानी की वजह से सोइल बन रही है। कौन सा पानी? रनिंग वाटर, क्योंकि रनिंग वाटर है, कोई रिवर है, रिवर अपने साथ पार्टिकल्स को लेकर आ रही है। तो बच्चे जब रिवर अपने साथ पार्टिकल्स को लेकर आ रही है तो उसकी वजह से जो सोइल हमें देखने को मिल रही है उसको हम क्या बोल देंगे? उसको नाम क्या देंगे? उस सोइल को नाम देंगे एलुवियल सोइल। उस सोइल को क्या नाम देंगे बच्चे? एलुवियल सोइल। वो सोइल का नाम क्या हो जाएगा? एलुवियल सोइल। जो रनिंग वाटर की वजह से, जब रनिंग वाटर की वजह से जो सेडिमेंट्स पानी में मिलेंगे, सस्पेंशन में है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स क्या करेंगे? डिपोजिट होते जाएंगे। तो जो सोइल आपको देखने को मिलेगी, दैट सोइल इज नेम्ड एज द एलुवियल सोइल। क्लियर है? तो एलुवियल सोइल जो है वो ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है। एलुवियल सोइल जो होती है बच्चे वो ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है। दिस एलुवियल सोइल इज द ट्रांसपोर्टेड सोइल। और ये ट्रांसपोर्टेशन कर कौन रहा है? पानी कर रहा है, रनिंग वाटर कर रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन एजेंट कौन हुआ? रनिंग वाटर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है एलुवियल सोइल के बारे में। और एक बात और बता दूं, द जीके पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आया है बच्चे पंजाब के अंदर कि पंजाब में जो मोस्टली सोइल्स होती है वो कौन सी होती है? क्या तुम उसको एलुवियल सोइल बोलोगे? पंजाब के अंदर जो सोइल पाई जाती है वो एलुवियल सोइल होगी। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? क्योंकि पंजाब में जो सोइल हमें मिल रही है, मोस्टली जो पार्टिकल्स है वो कहां से आए हैं? पानी की वजह से आ रहे हैं। जो सोइल हमें मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है? वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल है, इसलिए उस सोइल को हम क्या बोलते हैं? एलुवियल सोइल बोलते हैं। पंजाब के पीपीएससी एग्जाम में आया ये वाला क्वेश्चन भी आपका, एलुवियल सोइल। क्लियर है? यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है विंड। विंड। अगर ट्रांसपोर्टेशन एजेंट आपका विंड है तो विंड के द्वारा जो सोइल ट्रांसपोर्ट होगी उस सोइल को हम नाम देंगे एओलियन सोइल। उस सोइल को हम क्या नाम देते हैं? एओलियन सोइल। एओलियन सोइल इज द विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल। तो ये भी कैसी सोइल होती है? ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है। एओलियन सोइल इज द विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल। ये भी कैसी सोइल है बच्चे? आपकी ट्रांसपोर्टेड सोइल है, बट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन हुआ? यहाँ पे विंड हुआ। इट इज अ विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं एओलियन सोइल में, जैसे इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल है सैंड ड्यून्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? सैंड ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स यहाँ पे होते हैं। तो सैंड ड्यून्स जनरली आपको राजस्थान की तरफ देखने को मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया में जनरल साइड बता रहा हूं आपको, नॉर्थ इंडिया में जनरली आपको एलुवियल सोइल देखने को मिलती है, और जो आपका वेस्टर्न वाला एरिया है उसमें आपको जनरली एओलियन सोइल देखने को मिलती है। क्योंकि वेस्टर्न इंडिया के अंदर आपको मोस्टली क्या दिखेगा? जो विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल ज्यादा मिलेगी। तो सैंड ड्यून्स जनरली शेप के सैंड ड्यून्स बनते हैं। अगर तुम कभी देखा होगा तुमने, तो दिस द सैंड ड्यून्स, सैंड की वजह से मिलते हैं, दिस द सैंड ड्यून्स। ओके, तो दीज आर द सोइल, दैट इज द सैंड ड्यून्स। ओके, वन मोर थिंग जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब ये सैंड ड्यून्स बनते हैं तो यहाँ पर ऑल्सो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है कुछ यहाँ पर भी। ये जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टेक्निकल बता रहा हूँ। ये जो पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है बच्चे, ये एक सोइल बनती है। ये जो पार्टिकल्स है सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं।
ये जो पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं बच्चे सबका साइज ऑलमोस्ट सेम है। अगर पार्टिकल्स सबका साइज ऑलमोस्ट सेम है, हम बोल सकते हैं कि दीज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्म। ये पार्टिकल्स कैसे होंगे? यूनिफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिल्ट डिपोजिशन देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म सिल्ट डिपोजिशन देखने को मिलता है। और ये किसकी वजह से है बच्चे? विंड की वजह से है। तो ये जो यूनिफॉर्म डिपोजिशन हुआ सिल्ट पार्टिकल्स का, इस सोइल को, ये जो सोइल है, इस सोइल को बच्चों हम नाम क्या देंगे? इस सोइल को हम नाम देंगे लुइस। इस सोइल को हम क्या नाम देंगे? लुइस, LOESS। दिस सोइल इज नेम्ड एज लुइस। लुइस इज द सोइल दैट इज अ विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल बच्चे। अब सर क्या एओलियन सोइल विंड ट्रांसपोर्टेड है? यस, एओलियन सोइल इज अ विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल। क्या सर लुइस भी विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल है? यस, विंड, आपकी लुइस भी विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल है। बट इस लुइस के अंदर आपको क्या, कौन से पार्टिकल्स मिलते हैं? सिल्ट के पार्टिकल्स। और सारे पार्टिकल्स का जो साइज होगा ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिल्ट पार्टिकल्स का डिपोजिशन। द डिपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म सिल्ट पार्टिकल्स, इसको क्या नाम दे दिया हमने? लुइस नाम दे दिया। क्लियर है बच्चे? यहाँ पे लुइस क्या होती है? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बच्चे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, वो ये होता है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है यहाँ पे समझने वाला, कि जब हम ये लुइस की बात करते हैं, इसके अंदर जब ये लुइस का, जब ये सिल्ट पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है, तो इसके अंदर हमें कुछ कैल्शियम के कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अंदर सम कैल्शियम कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं, सम कैल्शियम कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। और बच्चे जो कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं, ये स्टिकी नेचर का होता है। ये किसके नेचर का होता है? स्टिकी नेचर का होता है। यू कैन से कि एक कैल्शियम के कंपाउंड आने की वजह से सीमेंटियस नेचर आता है। सीमेंटियस का काम क्या था? बॉन्ड बना के रखना। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? आपस में बॉन्ड बना के रखते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? कैल्शियम के कंपाउंड है। तो कैल्शियम के कंपाउंड होने की वजह से इनका जो नेचर होता है वो सीमेंटियस होता है। कैसा नेचर होता है बच्चे? सीमेंटियस नेचर होता है। ये बॉन्ड बना के रखते हैं। अब ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे इसके ऊपर पानी आएगा, जैसे सोइल के अंदर पानी आएगा, तो ये कैल्शियम कंपाउंड जिनका सीमेंटियस नेचर था वो लॉस्ट हो जाएगा। जैसे ही सोइल के ऊपर, लुइस के ऊपर पानी आएगा, तो ये सीमेंटियस नेचर जो था सोइल का वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स नीचे बैठ जाता है। यानी पार्टिकल्स, जो बॉन्ड बना के रखा होता है पार्टिकल्स ने, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और सोइल आपकी नीचे बैठ जाती है, सेटल कर जाती है, इसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि सोइल आपकी सेटल कर गई है, तो सोइल के वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है। तो ये जो सोइल के वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है, तो जब भी वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबल, कि हमारी सोइल कैसी है? कंप्रेसिबल है। बस समझाने के लिए, कंप्रेसिबल का मतलब है वॉल्यूम में चेंज। डिटेल में हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है। तो यहाँ पे लुइस जब सोइल बनती है, इसके पास कुछ कैल्शियम कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से सीमेंटियस नेचर आता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में बॉन्ड बना के रखते हैं। अब एक गिवन एरिया के अंदर पार्टिकल्स ने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, जैसे इसके ऊपर पानी आएगा, सुनना, जैसे इसके ऊपर पानी आएगा, इसका सीमेंटियस नेचर गायब, खत्म हो गया, तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, पार्टिकल सारे नीचे बैठ जाएंगे। तुम बोल दोगे सोइल तुम्हारी कोलैप्स हो गई है। क्या बोल दोगे? सोइल तुम्हारी कोलैप्स हो गई है। इसीलिए इस टाइप की सोइल को हम क्या बोलते हैं? कोलैप्सिबल सोइल। इसको हमने नाम क्या दे दिया? कोलैप्सिबल सोइल। इसलिए इस सोइल को हम क्या बोल देंगे? कोलैप्सिबल सोइल। कोलैप्सिबल सोइल का मतलब क्या बच्चे? आपने लोड नहीं लगाया है, पानी के आने की वजह से, पानी, वाटर कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से, पानी के आने की वजह से इसका सीमेंटियस नेचर खत्म हो गया है, जिसकी वजह से सोइल कोलैप्स कर गई है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे तुमने कभी टीवी वगैरह में या मूवीज वगैरह के अंदर कभी देखा होगा स्नेक हाउस जो होता है बच्चे, जो ये स्नेक हाउस होता है, जैसे इसके ऊपर रेन वाटर आती है, जैसे इसके ऊपर पानी आता है, वो नीचे बैठ जाता है, कोलैप्स कर जाता है सारा सारा। तो वो क्या है? कोलैप्सिबल सोइल है। क्या बोल देंगे उसको? कोलैप्सिबल सोइल। तो सेम हम इसको भी क्या बोल देंगे? कोलैप्सिबल सोइल बोल देंगे। क्लियर है यहाँ पे? चलो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं। मैंने थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि सोइल के बारे में। अच्छा, एक चीज, फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स, सबसे ज्यादा जो थ्योरी हमारे पास सोइल के बारे में आई है, वो किसने दी है? डॉक्टर कार्ल तरजागी। ओके, दैट डॉक्टर कार्ल तरजागी को हम फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर कार्ल तरजागी, तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ द सोइल मैकेनिक्स। सबसे ज्यादा जो थ्योरी है वो डॉक्टर कार्ल तरजागी ने दी है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द सोइल मैकेनिक्स, राइट? ओके, नाउ अब हमें कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हैं यहाँ पे। एक चीज आपको, आप देखिएगा, जो कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको और चीजें समझाता हूं मैं, क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं सारी चीजें। अब सुनिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। यहाँ पे सोइल है और किस सोइल को क्या कब नाम देंगे, है ना? जैसे इसमें से मैंने आपको एक सोइल का नाम बताया बच्चे, इसमें से मैंने 2 सोइल का नाम बताए हैं, एक का नाम नहीं था। एक मैंने एलुवियल सोइल बता दिया आपको, एक एओलियन सोइल बता दिया। मैंने आपको क्या बताया? एलुवियल सोइल कब बोलेंगे? एलुवियल सोइल इज द ट्रांसपोर्टेड बाय द रनिंग वाटर। एलुवियल सोइल क्या होती है? दैट इज अ ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर की वजह से जो सोइल मिलती है उसको क्या नाम दे देंगे? एलुवियल सोइल। एओलियन सोइल बताया था,
एओलियन सोइल क्या होगा, ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड। एओलियन सोइल के बारे में मैंने क्या बताया, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड बताया। अब दो सोइल और है, उसका नाम बताता हूं आपको। देखिएगा, जब ये पानी मूव करता है, तो अगर ये पानी मूव करता करता अपने रनिंग वाटर है, कोई भी वाटर है, ये कहीं से भी आपके पास ये लेक है, ये क्या है बच्चे, लेक है, ये कोई भी लेक हो सकती है। तो इस लेक के अंदर जैसे अलग अलग जगह से पानी आया, ये पानी जैसे इस लेक के अंदर एंट्री करेगा, तो पानी के अंदर पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल लेक के अंदर अभी सस्पेंशन में है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल डिपोजिट होना शुरू कर देंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल लेक के अंदर डिपोजिट होना शुरू कर देंगे। तो लेक के बॉटम में आपको क्या मिलेंगे, लेक के बॉटम में आपको एक सोइल मिलेगी। तो जो लेक के बॉटम में आपको सोइल मिलेगी, इस सोइल को क्या बोलोगे, लैकुस्ट्राइन सोइल। इस सोइल का नाम क्या दोगे, लैकुस्ट्राइन सोइल। लैकुस्ट्राइन सोइल क्या होती है, जो डिपोजिट होती है एट द बॉटम ऑफ द लेक, इसको हम क्या नाम देंगे, लैकुस्ट्राइन सोइल। तो दिस लैकुस्ट्राइन सोइल इज द डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लेक। दिस लैकुस्ट्राइन सोइल इज डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लेक। क्लियर है? अच्छा, ये तो मरीन सोइल है बच्चे। देखिए मरीन सोइल भी आपको समझ आ जाएगा नाम से। मरीन सोइल क्या होती है, वो सोइल जो कि ओशंस में मिलती है। ओशंस में पार्टिकल्स है, सस्पेंशन में टाइम के रिस्पेक्ट में डिपोजिशन होगा पार्टिकल्स का, उस सोइल को क्या नाम देंगे, मरीन सोइल बोल देंगे। तो मरीन सोइल इज द डिपोजिटेड इन द सी वाटर। मरीन सोइल इज डिपोजिटेड इन द सी वाटर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोल्व करा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 4 क्वेश्चन ही है, 4 ही क्वेश्चन है बच्चे, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको मैच करके भी बना सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन मैंने 4 टाइप की सोल्व ये बताई, और 6 क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था। यानी अभी तक हमने कितना टाइम हुआ है, आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ, और अभी तक मैंने आपको कम से कम 12-13 क्वेश्चन सोल्व करा दिए यहाँ तक। क्लियर है भाई? यहाँ पे अब मैच कर लो। बी का आंसर आपने 2 बताया है, और ए का आंसर आपने कितना बताया, 3 बताया है। तो 3 और 2, और सी का आंसर कितना बताया आपने, 1 बताया है, और डी का आंसर आपने 4 बताया। तो ऑप्शन बॉम्बे इज देयर, ऑप्शन बॉम्बे इज देयर। क्लियर है? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चे, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एओलियन सोइल। आपको एओलियन सोइल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें बतानी है। एओलियन सोइल क्या होती है, ये वो सोइल्स होती हैं जो कि विंड ट्रांसपोर्टेड है। जो विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है उसको क्या नाम दिया हमने, एओलियन सोइल नाम दिया। क्लियर है? अब ये एओलियन सोइल आपने नाम दिया विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल को। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इसका एग्जांपल बताया था मैंने आपको। इसका एग्जांपल क्या बताया था, जैसे सैंड ड्यून्स बनते हैं, जैसे सैंड ड्यून्स बनते हैं, जैसे लुइस आपके पास है, ये क्या है आपकी एओलियन सोइल है, विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल है। जैसे फर्स्ट देखिएगा, द सोइल हैज द लो डेंसिटी एंड द लो कंप्रेसिबिलिटी। ये जो सोइल होती है इनकी क्या लो डेंसिटी और लो कंप्रेसिबिलिटी, नहीं गलत बात है। ये जो सोइल होती है इनकी डेंसिटी हाई होती है। ये जो सैंड ड्यून्स वगैरह बनते हैं, जो लुइस होती है, इनकी डेंसिटी का मतलब क्या है, गिवन वॉल्यूम में कितना मास है। अगर गिवन वॉल्यूम में मास ज्यादा आएगा पार्टिकल्स का, तो डेंसिटी ज्यादा आएगी। अगर गिवन वॉल्यूम में मास कम आएगा, तो डेंसिटी कम हो जाएगी आपकी। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट बच्चे गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, सोइल इज डिपोजिटेड बाय विंड। यस, विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल है एओलियन सोइल। थर्ड, सोइल हैज अ लार्ज परमेबिलिटी। यस, दिस सोइल हैज अ लार्ज परमेबिलिटी। अभी हम परमेबिलिटी नहीं जानते हैं, आपको सिंपली सब परमेबिलिटी बता देता हूं। देखो हम जब चीजें बताते हैं तो बिल्कुल सिंपलीफाई वे में बताते हैं, टेक्निकल पॉइंट कवर हो जाता है उसमें। जितनी सिंपल तरीके से हम चीजों को समझ सके, वो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव रहता है ना, चीजों को समझना, कि चीजों को हमें समझ आ गया, बाकी उसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी आप बता सकते हो। जैसे परमेबिलिटी बताता हूं। परमेबिलिटी होता है क्या, आपके पास घर में आप चाय सब पीते हैं, चाय सब पीते हैं, तो जब आप चाय, जब टोपिए में से चाय को गिलास में डालते हैं, तो सीव होती है आपके पास, छलनी होती है, तो आप उसमें से चाय डालते हो, है ना। वो जो सीव है, अगर आप उस सीव के अंदर ऑलरेडी पार्टिकल्स डाल दो, ऑलरेडी इसके अंदर क्या डाल दो, पार्टिकल डाल दो। सीव एक आपका मीडियम है, अगर आपने उसको पहले इसके अंदर पार्टिकल्स डाल दिए, तो वॉइड का साइज या वॉइड है वो कम हो जाएगा। तो एक सीव वो लेकर आओ जिसमें कोई पार्टिकल नहीं डाला तुमने, दूसरी सीव वो लेकर आओ जिसमें तुमने पार्टिकल्स डाल दिए। तो जिस सीव में तुमने पार्टिकल नहीं डाला, उसमें वेरी इजिली चाय आपकी फ्लो कर जाएगी, गिलास के अंदर आ जाएगी। बट जिसमें तुमने पार्टिकल डाल दिए, अब उसके अंदर चाय फ्लो होने में टाइम लगाएगा टाइम। बात समझ आ रही है आपको? ये जब आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये सब चीजें भी। तो परमेबिलिटी होता है क्या, जितना इजिली मीडियम, हमारे मीडियम पानी को फ्लो होने दे रहा है। अगर मीडियम में से पानी वेरी इजिली फ्लो हो रहा है, हम बोलते हैं कि सोइल हमारा या मीडियम हमारा ज्यादा परमिएबल होगा। अगर मीडियम में से पानी इजिली फ्लो नहीं हो रहा है, तो मीडियम की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोबारा सुनो, मीडियम में से अगर पानी इजिली फ्लो कर रहा है, पानी अगर मीडियम में से इजिली फ्लो करेगा, हम इसको क्या बोलते हैं कि मीडियम की परमेबिलिटी ज्यादा है। तो ये जो परमेबिलिटी होती है, ये होता किस वजह से, उसके अंदर जो वर्ड्स होती है उनकी इंटरकनेक्टिविटी की वजह से। तो वर्ड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, उनकी वजह से इनके पास क्या आती है, परमेबिलिटी आती है। क्लियर है पॉइंट? बाकी हम परमेबिलिटी को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे पास पूरा एक टॉपिक है परमेबिलिटी का, कि परमेबिलिटी निकालते कैसे, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे परमेबिलिटी के बारे में। तो यस, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका बच्चे, बॉम्बे आ जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फिर से आपके पास कुछ सोइल्स के नाम दिखेंगे यहाँ पे, तो जिसमें से मैं आपको दो सोइल बता चुका हूं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको दो सोइल ऑलरेडी बता चुका हूं कि सोइल कौन कौन सी होगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, पहली सोइल लुइस है। क्या मैंने लुइस के बारे में बताया? यस, दिस इज द विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल। और इसके बारे में मैंने तुमको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी भी दी है कि लुइस को और कौन सी सोइल से नाम से जाना जाता है? कोलैप्सिबल सोइल। कौन सी सोइल बोलेंगे लुइस को? कोलैप्सिबल सोइल। क्यों बोलते हैं इसका रीजन भी समझाया। कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स क्यों हो जाती है? क्योंकि तुम सोइल में लोड नहीं लगा रहे हो, तुम सोइल में पानी डाल रहे हो। जैसे ही सोइल का वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है तो सोइल का सीमेंटियस नेचर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सोइल कोलैप्स कर जाती है। दैट सोइल इज नोन एज द कोलैप्सिबल सोइल। तो लुइस जो है वो कोलैप्सिबल सोइल की तरह बिहेव करती है, इसलिए हम इसको कोलैप्सिबल सोइल भी बोलते हैं। अच्छा बच्चे, एलुवियल सोइल में बता चुका हूं आपको। एलुवियल सोइल का ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 एलुवियल सोइल ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1, राइट। अब देखिएगा दो सोइल हो रहे हैं यहाँ पे, एक पीट है और एक मार्ल सोइल है। पीट, जब भी आप बात करेंगे पीट, तो पीट इज अ हाईली ऑर्गेनिक सोइल। जो पीट होती है बच्चे, वो आपकी हाईली ऑर्गेनिक सोइल होती है। एक होता है बच्चे यहाँ पे पीट, पीट इज नोन एज द हाईली ऑर्गेनिक सोइल। हाईली ऑर्गेनिक सोइल जो आपको फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलती है। जो फॉरेस्ट एरिया होता है वहां पे जो सोइल होती है दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। तो जो सोइल ऑर्गेनिक इन नेचर की होती है, हाईली ऑर्गेनिक सोइल, उसको हम नाम देते हैं पीट। तो उस सोइल को हमने नाम दे दिया पीट। पीट इज अ हाईली ऑर्गेनिक सोइल। क्लियर है? अच्छा, जो आपकी बाकी सोइल होती है, जैसे आपने नाम सुना है सैंड, आपने नाम सुना क्ले, आपने नाम सुना ग्रेवल, सिल्ट, ये जो सोइल होती है ये इनऑर्गेनिक नेचर की होती है। ये इनऑर्गेनिक नेचर की होती है। और जो ये पीट होती है ये ऑर्गेनिक सोइल होती है। अब जब ऑर्गेनिक सोइल होती है, एनवायरमेंट में भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको एनवायरमेंट में भी चीजें बताऊंगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। जब ये डिकम्पोज करेंगे तो इनकी जब डिकम्पोजिशन होगा इन ऑर्गेनिक मैटर्स का, तो स्मेल आती है। इसमें से क्या आएगी? स्मेल आएगी। तो अगर आपको ऑर्गेनिक सोइल का पता लगाना है बाय फिजिकल ऑब्जर्वेशन, तो आप ये पता कर सकते हैं कि अगर आपको सोइल में से स्मेल आ रही है, ऑर्डर आ रही है, तो आप बोल दोगे कि गिवन सोइल इज द ऑर्गेनिक सोइल। अगर आपको कोई ऑर्डर नहीं आ रही है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक सोइल तो नहीं है। ठीक है, एक तो स्मेल से आप बता सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर्स का तो वो कलर चेंज कर देती हैं। तो यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर भी देखने को मिलता है। अगर आपको डार्क ब्राउन कलर मिल रही है सोइल, तो यू कैन से कि दैट सोइल इज द ऑर्गेनिक सोइल। क्लियर है? तो ये पीट को बोलते हैं हाईली ऑर्गेनिक सोइल। एक सोइल और होती है स्टूडेंट्स जिसको बोलते हैं मक। एक सोइल और होती है जिसको हम बोलते हैं मक बोलते हैं। मक क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोइल। मक क्या होता है? मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोइल का। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोइल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को मिला दो तो जो सोइल बनती है उसको मक सोइल बोलते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को मिला दो तो दोनों को मिलाने के बाद बचे जो सोइल होते हैं उसको हम बोल देंगे मक सोइल। ये सारे नोमेनक्लेचर है, सारे नाम है जो आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, कि मक सोइल किसको बोलेंगे, पीट सोइल किसको बोलेंगे। तो मैंने आपको पीट सोइल भी बता दी। बचा ऑप्शन एक मार्ल। मार्ल सोइल क्या होगी? डिपोजिट्स ऑफ मरीन ओरिजिन। अब देखिएगा यहाँ पे होता क्या है कि अब आप कहोगे सर मरीन के अंदर जो सोइल डिपोजिट होती है उसको तो हमने क्या नाम दिया था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, मरीन सोइल। क्या नाम दिया था? मरीन सोइल। तो यहाँ पर हम बात कर ले मार्ल सोइल की। ये जो मार्ल सोइल होती है ये एक्चुअली में होता है क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर जो लाइफ होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनके बोन्स का डिकम्पोजिशन होता है। जब उनके बोन्स का डिकम्पोजिशन होता है तो वेरी फाइन पाउडर डिकम्पोजिशन होगा, तो वेरी फाइन पाउडर आपको देखने को मिलता है और वो कंटिन्यूसली डिपोजिट करता रहता है। और उन बोन्स में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जो डिपोजिशन होता है बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको ये जो सोइल बनती है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं मार्ल सोइल। तो ये कहां बनेगी? मरीन के अंदर मिलती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन को हम मार्ल सोइल बोलते हैं। तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन से जो सोइल बनती है बच्चे, उसको हम क्या बोलेंगे? मार्ल सोइल बोलते हैं। और ये हम मरीन ओरिजिन क्यों बोल रहे हैं, चीज समझ आई आप लोगों को? मरीन ओरिजिन क्यों बोलते हैं, चीज समझ आई? क्लियर है भाई? ठीक है, क्योंकि जो मरीन के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनकी बोन्स का डिकम्पोजिशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम, सारी चीजें टाइम के रिस्पेक्ट में, दिस स्पीडोजेनेसिस प्रोसेस टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे आपको एक पहाड़ मिल रहा है तो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद दूसरी जगह मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हजारों साल लग जाते हैं। ये प्रोसेस नेचर में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। हजारों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को चलने में, कॉन्टिन्यूसली नेचर में चलता रहेगा प्रोसेस। क्लियर है भाई? यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, तो इसका आंसर बता सकते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मैच करा दो। ए का तुमने 3 बताया है और बी का तुमने 4 बताया है, 3 और 4। और सी का क्या बताया तुमने? 1, 3, 4, 1। और डी का आंसर कितना बताया? 2। तो ऑप्शन दिल्ली। ऑप्शन क्या आ जाएगा आप लोगों का? दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगेन
कोलैप्सिबल सोइल इज एसोसिएटेड विद, जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं, क्या आप मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे सकते हैं बच्चे? कोलैप्सिबल सोइल इज एसोसिएटेड विद, क्या आप कोलैप्सिबल सोइल बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे सकते हैं? कोलैप्सिबल सोइल कौन सी सोइल के साथ एसोसिएटेड होगी? अभी बताया मैंने आपको कोलैप्सिबल सोइल के बारे में, थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको कोलैप्सिबल सोइल के बारे में बताया था कि कोलैप्सिबल सोइल इनमें से किस सोइल को हम कोलैप्सिबल सोइल भी बोलते हैं। कोलैप्सिबल सोइल किसको बोलेंगे? लुइस। दिस लुइस इज नोन एज द कोलैप्सिबल सोइल। कोलैप्सिबल सोइल इज एसोसिएटेड विद द लुइस। क्लियर है पॉइंट? तो सैंड ड्यून्स तो होता नहीं है तुम्हारा। अब ये सैंड ड्यून्स तो मैं बता चुका हूं आपको, एलियन सोइल होती है। यहाँ पे दो सोइल और देखने को मिल रही है, दैट वन इज द लेटराइट सोइल एंड द सेकंड वन इज द ब्लैक कॉटन सोइल। ये जो तुम्हारी लेटराइट सोइल होती है या ब्लैक कॉटन सोइल होती है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये चीजें होती क्या है। दो सोइल है, लेटराइट सोइल और ब्लैक कॉटन सोइल। नाउ यहाँ पे हमारे पास सोइल है, एक लेटराइट सोइल है बच्चे, लेटराइट सोइल है, एक बताई मैंने ब्लैक कॉटन सोइल। तो पहले लेटराइट सोइल बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको ब्लैक कॉटन सोइल के बारे में जानकारी देता हूं। लेटराइट सोइल को हिंदी में पता क्या बोलते हैं? लाल मिट्टी। लेटराइट सोइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल मिट्टी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लाल मिट्टी। लेटराइट सोइल जो लाल मिट्टी होती है, होता क्या है लेटराइट सोइल बनती कैसे? दैट इट फॉर्म्स ड्यू टू द लीचिंग प्रोसेस। ये किसकी वजह से बनती है? लीचिंग प्रोसेस की वजह से बनती है। ये लीचिंग प्रोसेस की वजह से बनती है। इट फॉर्म्स ड्यू टू द लीचिंग प्रोसेस। तो ये केमिकली वेदर्ड सोइल होती है, केमिकली वेदर्ड सोइल बोलते हैं इसको, यानी वेदर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी नहीं बता रहे हैं, केमिकली डिकम्पोजिशन की वजह से बनती है। इट इज अ केमिकली वेदर्ड सोइल, इट इज अ केमिकली वेदर्ड सोइल होती है। अच्छा, लीचिंग प्रोसेस क्या होता है सर? लीचिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? लीचिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे लेटराइट सोइल आपको देखने को मिलती है लाल मिट्टी, मिट्टी का कलर ही कैसा है? लाल कलर है। तो लेटराइट सोइल है, लाल मिट्टी, लीचिंग प्रोसेस की वजह से होती है। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? ये तुम्हारे पास सिलिशियस कंपाउंड होता है। ये तुम्हारा कौन सा कंपाउंड है? सिलिशियस कंपाउंड होते हैं। ये जो सिलिशियस कंपाउंड्स होते हैं, इन सिलिशियस कंपाउंड्स की वॉशिंग होती है। ये पानी आ रहा है, तो जब ये पानी आएगा तो पानी के आने की वजह से सिलिशियस कंपाउंड की वॉशिंग हो जाती है। जैसे सिलिशियस कंपाउंड की वॉशिंग होती है, तो इन सिलिशियस कंपाउंड के अंदर से सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या देखने को मिलता है? एक्यूमुलेशन। ये जो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो लीचिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? द वॉशिंग ऑफ द सिलिशियस कंपाउंड ड्यू टू विच एक्यूमुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड्स इज अकर्ड। तो एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड्स का ड्यू टू वॉशिंग ऑफ द सिलिशियस कंपाउंड। और जब आयरन ऑक्साइड आया है तो हमें ये पता है कि आयरन ऑक्साइड अपने साथ कौन सा कलर लेकर आएगा? रेड कलर। तो इसी वजह से ये जो सोइल मिलती है, इस सोइल का कलर कैसा होता है? रेड कलर की सोइल होती है। इस सोइल को हमने नाम दे दिया लेटेराइट सोइल। क्या नाम दे दिया? लेटेराइट सोइल, लाल मिट्टी। क्लियर पॉइंट? ये जनरली आपको कहां मिलेगी इंडिया के अंदर? इंडिया में आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के आसपास आपको देखने को मिलती है। दिस इज लाल मिट्टी, लेटराइट सोइल। जनरली हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली तो हम नई चीजें बता रहे, तो हम जनरली साइंस में बात स्टडी कर रहे हैं चीजों को। क्लियर पॉइंट? दिस इज द एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड के एक्यूमुलेशन की वजह से। तो यहाँ पर आपका कलर आयरन ऑक्साइड है, तो अपने साथ कौन सा कलर लेकर आएगा? लाल कलर लेकर आता है। ये कैसी सोइल है? केमिकली वेदर्ड सोइल है, यानी केमिकल, आपके सामने केमिकल रिजल्ट होगा, केमिकली वेदर सोइल्स होती है। दिस इज द लाल मिट्टी, लेटराइट सोइल। ओके, अच्छा नेक्स्ट सोइल जो सी थी ब्लैक कॉटन सोइल, दैट इज मोर इंपोर्टेंट सोइल। सबसे इंपोर्टेंट सोइल है आपकी ब्लैक मिट्टी, काली मिट्टी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सोइल। ब्लैक कॉटन सोइल, इसको हम बोलते हैं काली मिट्टी, है ना? इसको क्या बोलेंगे? काली मिट्टी, ब्लैक कॉटन सोइल। बच्चे देखिए, जो ब्लैक कॉटन सोइल्स होती हैं, सबसे इंटरेस्टिंग जो है इसके बारे में समझना, वो ये है कि सबसे ज्यादा देखो क्वेश्चंस जो आते हैं इस टॉपिक से आते हैं, ब्लैक कॉटन सोइल से सबसे ज्यादा पूछता है पेपर के अंदर, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है। अब ब्लैक कॉटन सोइल में पहले इसको ब्लैक क्यों बोलते हैं? जैसे लेटराइट सोइल में मैंने बताया लाल क्यों बोलते हैं, रीजन समझाया था। ब्लैक कॉटन सोइल में इसका कलर जो होता है ब्लैक होता है, इसका जो कलर आएगा वो ब्लैक होता है, इसका कलर क्या होगा? ब्लैक, इसलिए ब्लैक बोलते हैं बच्चे। साथ में ये जो सोइल होती है ये काफी अच्छी मानी जाती है अगर आप इस पे कॉटन्स को ग्रो कराते हो तो फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन, ये काफी अच्छी मानी जाती है। ग्रोथ ऑफ द कॉटन ये काफी अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसको नाम दे दिया ब्लैक कॉटन सोइल। अब हम अपने टेक्निकल पॉइंट की बात करते हैं। जब आप इन सोइल के ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन ब्लैक कॉटन सोइल के अंदर एक क्ले मिनरल पाया जाता है।
उस क्ले मिनरल का नाम होता है मोंट मुरिलोनाइट, है ना, डरना मत, नाम सुनकर, मोंट मुरिलोनाइट। मोंट मुरिलोनाइट एक मिनरल है बच्चे, क्ले का मिनरल है, मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्ले मिनरल, दिस इज द क्ले मिनरल मोंट मुरिलोनाइट, इसको एब्रिविएशन एमएम लिख देते हैं। तो ये जो मोंट मुरिलोनाइट मिनरल पाया जाता है इस सोइल के अंदर, ब्लैक कॉटन सोइल में, इस मिनरल के आने की वजह से इस सोइल में काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज इसकी देखने को मिलती है। प्रॉपर्टीज लाइक क्या प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है? सबसे पहले इस सोइल में स्वेलिंग एंड श्रिंकेज देखने को मिलेगा, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। अब सर स्वेलिंग क्या होती है, श्रिंकेज क्या होती है? स्वेलिंग का मतलब फूलना, स्वेलिंग का मतलब क्या होगा? फूलना। तुमने क्या किया, सोइल थी तुम्हारे पास, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में तुमने सोइल डाल दी, ये तुमने सोइल डाल दी। अब सोइल के बाद डालने के बाद तुमने इसमें पानी डाला, जैसे ही तुमने इसके अंदर पानी डाला तो सोइल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सोइल फूल जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, सोइल का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, स्वेलिंग बोलते हैं इसको। तो सोइल स्वेलिंग करेगी। अगर तुम इस सोइल में से पानी निकाल दो तो सोइल श्रिंक कर जाएगी, सोइल का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो तुमने पानी डाला सोइल के अंदर, सोइल का वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपेंड कर गई सोइल, स्वेलिंग हो गई। अगर तुमने इसमें से पानी निकाल दिया तो सोइल श्रिंक कर जाती है। तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन सोइल में ये मिनरल पाया जाता है, मोंट मुरिलोनाइट। इस मिनरल के आने की वजह से ऐसा होता है। अभी इस मिनरल के आने की वजह से ये ऐसा क्यों होता है, ये हम क्ले मिनरलोजी में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनी होती है कि इसकी वजह से चेंजेस आते हैं, वो क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो मोंट मुरिलोनाइट की वजह से स्वेलिंग एंड श्रिंकेज देखने को मिलता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, इसमें एक चीज और आती है इसकी बात, इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो कम आती है, शेयर स्ट्रेंथ कम मिलती है सोइल की हमें इस मिनरल के आने की वजह से। बियरिंग कैपेसिटी इन सोइल की कम होती है, बियरिंग कैपेसिटी इन सोइल की कम होती है, शेयरिंग स्ट्रेंथ कम होती है, बियरिंग कैपेसिटी कम देखने को मिलती है। अभी मैंने बोला कि सोइल एक्सपेंड कर जाती है, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सपेंसिव सोइल। एक्सपेंसिव सोइल, एक्सपेंसिव सोइल का मतलब महंगी नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्सपेंसिव सोइल का मतलब है एक्सपेंड करना, वॉल्यूम इंक्रीज होना। तो इन सोइल का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव सोइल बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? तो इसलिए हम इनको एक्सपेंसिव सोइल बोल देंगे। तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स इन सोइल में मिलता है, शेयरिंग स्ट्रेंथ इनकी कम होती है, बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी इनकी कम होती है, और इन ये एक्सपेंसिव एक्सपेंड कर जाते हैं, इनको एक्सपेंसिव सोइल बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो हमारे इंडिया का जो सेंट्रल रीजन होता है, उस इंडिया, हमारे इंडिया का जो सेंट्रल रीजन है उसमें मोस्टली ये वाली जो महाराष्ट्र वाला रीजन है उसके अंदर ब्लैक कॉटन सोइल पाई जाती है। अगर ऐसी चीजें हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, तुमने कंस्ट्रक्शन की, तुमने सोइल के ऊपर फाउंडेशन के ऊपर अपने स्ट्रक्चर को खड़ा किया है, तो स्ट्रक्चर का लोड अल्टीमेटली कहां जाएगा, सोइल के ऊपर जाएगा। अब सोइल ऐसी है ब्लैक कॉटन सोइल, जैसी रेनफॉल हुई, रेनफॉल आने की वजह से पानी सोइल में आएगा, और जैसी सोइल में पानी आया बच्चे स्वेल कर जाएगी सोइल आपकी। जैसी सोइल स्वेल करेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आपकी जो बिल्डिंग है वो सेटल कर जाएगी, अगर बिल्डिंग सेटल कर रही है तो क्रैक्स मिलेंगे, है ना, तो इसका मतलब प्रॉब्लम आएगी। अगर समर सीजन है तो सारा पानी रिमूव हो जाएगा, समर सीजन है तो अगर पानी रिमूव हो रहा है या हम पानी को बाहर निकाल भी रहे हैं वट एवर द रीजन में भी, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्रैक्स वगैरह देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ब्लैक कॉटन सोइल पर, तो ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। इसीलिए हम करते गए इसके अंदर हम प्रोविजंस भी लगाते हैं, जैसे लाइम स्टेबलाइजेशन करा देते हैं, है ना, अंडर इन पाइल का यूज करते हैं, हमारे पास इसके सोल्यूशन भी है। तो बस आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि ब्लैक कॉटन सोइल के पास एक मिनरल पाया जाता है मोंट मुरिलोनाइट, जिसकी वजह से इसके अंदर ये सारी चीजें चेंजेस देखने को मिलती है हमें। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है पॉइंट सबको? चलो, अब ये दो सोइल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ब्लैक कॉटन सोइल के बारे में। अच्छा, एक चीज और यहां पे रहेगी, ये जो सोइल होती है वो रेजिडुअल सोइल होती है, ये जो सोइल होती है वो रेजिडुअल सोइल होती है ना, कुछ ट्रांसपोर्टेड सोइल भी होती है, कुछ रेजिडुअल सोइल है, और कुछ हमारी केमिकल वेदर्ड सोइल है। तो ये वाली जो सोइल है वो रेजिडुअल सोइल है, और इसका जो पेरेंट रॉक होता है वो बीएसोल्ट होता है। पेरेंट रॉक जो होता है उसका बीएसोल्ट होता है, बेसोल्ट रॉक, बेसल्ट रॉक इज द पेरेंट रॉक, ये इसकी पेरेंट रॉक होती है। तो अपनी पेरेंट रॉक के ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा पार्टिकल का, वहीं पे रुकी रहेगी, सेडेंटरी सोइल है आपकी। क्लियर पॉइंट? दिस द रेजिडुअल सोइल। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, यहां तक क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, अरे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन यहां तक हमने कम से कम कितने क्वेश्चन लगा लिए होंगे, 25 के आसपास क्वेश्चन तो हो गए होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 पार्ट भी तो बने हुए हैं, तो कम से कम हमने 25 से 30 के बीच में क्वेश्चंस लगा लिए यहां तक हमने। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर करो, पीट एंड मक आर द ऑर्गेनिक सोइल्स, पीट एंड मक आर द ऑर्गेनिक सोइल्स। सेकंड क्या बोल रहा है, पीट इज एन इनऑर्गेनिक सोइल वेयर एज द मक इज एन ऑर्गेनिक सोइल। सेकंड तो गलत है, पीट ऑर्गेनिक होती है, मक मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का,
है ना। तो पीट एंड मक, तो सेकंड तो गलत बोल रहा है। सो थर्ड, इन इंडूरेटेड क्ले इज अ टाइप ऑफ क्ले विच डज नॉट सॉफन अंडर प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग। थर्ड स्टेटमेंट बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। पीट एंड मक ऑर्गेनिक सोल्स होती है, तो ऑप्शन क्या आएगा, डेली ऑप्शन आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये क्ले है इंडूरेटेड क्ले, इंडूरेटेड क्ले क्या होती है, ये वो क्ले होती है टाइम के रिस्पेक्ट में ये इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है विद कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर के चेंजेस की वजह से इतनी ज्यादा हार्ड हो गई है क्ले, अगर तुम इस पे लाइफ टाइम तक भी पानी डालते रहोगे इस क्ले के अंदर, ये कभी भी सॉफ्ट नहीं होगी। तो इंडूरेटेड क्ले इज अ टाइप ऑफ क्ले विच डज नॉट सॉफन अंडर प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग। आप काफी टाइम तक इसके अंदर क्या डालते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, और ये कभी भी क्या नहीं होगी, सॉफ्ट नहीं होगी। ये क्ले कभी भी आपको सॉफ्ट नहीं मिलेगी। इंडूरेटेड क्ले इतनी ज्यादा क्या हो गई है, हार्ड हो गई है। इंडूरेटेड क्ले इतनी ज्यादा हार्ड हो गई है कि कभी भी आपको ये सॉफ्ट नहीं मिलेगी। क्लियर है यहां तक? तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, दैट ऑप्शन कम्स आउट टू बी, जो ऑप्शन आपको मिलेगा दैट ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन दिल्ली इज देयर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स। बता सकते हैं बच्चे, फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स किसको बोलेंगे? फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स कार्ल तरजागी, डॉक्टर कार्ल तरजागी, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए नेक्स्ट केस में फिर से थोड़ा सा आपको मैं डिस्कशन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, कॉन्सेप्ट कुछ यूं है, ये आपके पास एक कंटेनर है, गिलास है, एक गिलास है, आप साइड पे जाओ और साइड से जाके सोइल को लेकर आओ। अब थोड़ा मैं टेक्निकल रीजन में आ रहा हूँ, ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था वो हो गया, अब मैं टेक्निकली सोइल के बारे में ऊपर स्टडी करने वाले हम। अब तुम साइड पे गए और साइड पे तुम सोइल को लेकर आए हो, और तुमने क्या किया, अपने इस कंटेनर के अंदर सोइल को डाल दिया। अब मैं सोइल को तुमको डाल के दिखा रहा हूँ, ये तुमने सोइल के अंदर डाल दिया दिस, तो सोइल के अंदर क्या मिलेंगे तुम्हें, पार्टिकल्स मिलेंगे, दीज आर द पार्टिकल्स। ये तुमने सोइल को साइड से लेकर आए और तुमने साइड से सोल को इसके अंदर डाल दिया बच्चे, ये बात समझ आ रही है? तो तुमने सोल को ऐसे होगा, ऐसे डालोगे सोल को, तो ये सोल के अंदर तुमने पार्टिकल्स था, ये पार्टिकल्स को इसके अंदर डाल दिया। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें ये दिख रहा है कि ये जो सोइल थी इसके अंदर ये क्या है, सोलिड पार्टिकल्स है। बिल्कुल आराम से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये क्या होते हैं, सोलिड पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर द सोलिड पार्टिकल्स। बात समझ आ रही है? उसके बाद तुम्हें जब तुम जब तुम इसके अंदर सोइल डाल रहे हो, तुमने जब इसके अंदर सोइल को डाला तो तुम देख रहे हो कि सोलिड पार्टिकल्स अपनी एक जगह ले रहे हैं। साथ में तुम्हें क्या मिलेगा, साथ में तुम्हें बच्चे यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है इसके अंदर पानी मिलेगा, है ना। इसके अंदर क्या मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। मान लो इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, ये वोइड्स है, जो इस वोइड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या मैंने बताया, वाटर इज देयर, ये वाटर है। और ये जो खाली जगह बची हुई है इसको मैंने बोल दिया एयर। ये खाली जगह में क्या मिलेगी, एयर मिलेगी। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, यस ऐसा ही मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कंटेनर था, कंटेनर में आप सोइल लेकर आए, जब आप सोइल लेकर आए तो आपने क्या किया, सॉलिड पार्टिकल इसके अंदर डाले। अब आपको साथ में सॉलिड पार्टिकल मिलेंगे, आपको इसमें पानी भी मिलेगा, आपको इसके अंदर एयर भी मिलेगी, वॉइड्स भी देखने को मिलेगी। तो जो सोइल है, क्या मैं बोल सकता हूं कि सोइल के अंदर सॉलिड भी होता है, सोइल के अंदर लिक्विड भी होता है, सोइल के अंदर गैस भी होता है। तो सोइल के अंदर तीनों चीज देखने को मिलती है, सॉलिड भी मिलेगा, सोइल के अंदर लिक्विड भी मिलेगा, और सोइल के अंदर आपको गैस भी देखने को मिलेगी। तो सोइल के अंदर बच्चे लिक्विड फेज भी आएगा, गैस फेज भी आएगा, और साथ में सॉलिड फेज भी आएगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए हम सोइल को क्या बोलते हैं, थ्री फेज सिस्टम। इसलिए हम सोइल को क्या बोलेंगे, थ्री फेज सिस्टम। सोइल को क्या बोलेंगे हम, थ्री फेज सिस्टम। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इस सोइल को बच्चे हम क्या नाम देते हैं, थ्री फेज सिस्टम बोलते हैं। अब जब हम सोइल को थ्री फेज सिस्टम बोलते हैं, इस चीज को एनालाइज करना, स्टडी करना, क्योंकि सारी स्टडी हम इस सोइल के ऊपर करने वाले हैं। जितने भी आप पढ़ने वाले सोइल के अंदर, चाहे सोइल की परमेबिलिटी निकालो, सोइल पे इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करो, शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो, सोइल के अर्थ प्रेशर की तुम बात करो, बियरिंग कैपेसिटी तुम सोइल की कैलकुलेट करो, जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आप स्टडी करने वाले हैं वो सारी इस सोइल के ऊपर करने वाले हैं। अब ये सोइल देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन से लग रही है, सोइल इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सोइल क्या होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही तो है आपकी, है ना। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, टेक्निकली सोइल मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स का मतलब है कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करना, उस फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करना कि बॉडी में क्या क्या चेंज आ रहा है ड्यू टू दैट अप्लाइड फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी सॉलिड है तो हम क्या बोल देते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स। अगर हमारी बॉडी लिक्विड या गैस है जो कि फ्लो होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम सॉलिड मैकेनिक्स को अलग स्टडी करते हैं, सॉलिड बॉडी के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं।
फ्लूइड मैकेनिक्स को अलग स्टडी करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर स्टडी करते हैं। बच्चे ये जो सोइल है, सोइल मैकेनिक्स अलग से सब्जेक्ट बनाया हुआ है। रीजन बीइंग क्योंकि सोइल जो है पूरी तरह से ना तो सॉलिड होता है ना ही ये पूरी तरह से फ्लूइड होता है। इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड की भी होगी और इसके पास फ्लूइड की भी प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसको अलग से सब्जेक्ट करके स्टडी करते हैं। तो ये सारी की सारी स्टडी आप इस सोइल के ऊपर करने वाले हो। अब ये जो सोइल है, इस चीज की स्टडी करने के लिए हम कॉम्प्लिकेशन को आसान करने के लिए करते गए, इसको ब्रेक कर लेते हैं और हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं जिसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम या फेज डायग्राम। इस चीज को हम स्टडी करते हैं फेज डायग्राम बना के। तो फेज डायग्राम सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं, फेज डायग्राम सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फेज डायग्राम बनाया सिर्फ इस चीज को समझने के लिए कि सोइल के अंदर क्या क्या होता है और उसकी कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। यहाँ से समझना इस चीज को आसान हो जाता है। प्रैक्टिकली सोइल ऐसे नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकली सोइल आपको ऐसे मिलेगी, बट समझने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए हमने उसको फेज डायग्राम में बना दिया, ब्लॉक डायग्राम आप इसको बोल सकते हो। तो फेज डायग्राम बोल दो या आप इसको क्या बोल सकते हो, ब्लॉक डायग्राम भी इसको बोल सकते हो। क्लियर है? तो ये सॉलिड है, ये पानी है तुम्हारा, दिस इज वाटर, और यहाँ पे क्या होगी, एयर होगी। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एयर मिलेगा। अच्छा, इसके इस तरफ हम लिख देते हैं वेट के बारे में, या वॉल्यूम लिख दो, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस तरफ बता दो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। और इस तरफ आप वेट लिख दो, दिस इज द वेट ऑफ सॉलिड, दिस इज द वेट ऑफ वाटर, दिस इज द वेट ऑफ एयर। और वेट ऑफ एयर बच्चे जनरली हम 0 लेके चलते हैं, वेट ऑफ एयर इज वेरी लेस कंपैरेटिवली, सॉलिड और वाटर के कंपैरेटिवली वेट ऑफ एयर बहुत कम होता है, हम इसको 0 मान के चलेंगे। क्लियर है? अब ये चीजें यही है, बट आपको इसको ऐसे स्टडी नहीं करना, आपको ऐसे स्टडी करना है क्योंकि यहाँ से जल्दी समझ आती है चीजें, आसानी से समझ आ जाती है। तो ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं इसको, ब्लॉक डायग्राम में फेज डायग्राम बोलते हैं। तो सोइल मास क्या होता है, 3 फेज सिस्टम होता है आपका, सोइल मास इज अ 3 फेज सिस्टम। ये जो सिंबल्स हम यूज करेंगे ये स्टैंडर्ड सिंबल है, पूरे सोइल के अंदर ऐसे सिंबल्स हम यूज करेंगे हमेशा। जैसे WS विल बी द वेट ऑफ द सॉलिड, VS विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। गलती से भी इसको वॉल्यूम ऑफ सोइल या वेट ऑफ सोइल मत बोल देना, ये सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल बताऊंगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल किसके इक्वल होगा, VT इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। VT को क्या लिखेंगे हम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। VT को हम क्या लिखेंगे बच्चे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल लिखेंगे। ठीक है, VT इज नोन एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल, VT इज नोन एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल, VT क्या रहेगा आपका बच्चे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। अब ध्यान दो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल को क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं, VT विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यस, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। यहाँ पे आप ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा, ये जो पानी और हवा है, ये जो वाटर और एयर है, ये सोइल के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सोइल के अंदर सॉलिड भी है, वाटर भी और एयर भी है। ये जो वाटर और एयर है ये तो इस खाली जगह में प्रेजेंट थी, और उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। तो इन वॉइड्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, इस वॉइड्स के अंदर आपको वाटर मिलेगा, इस वॉइड्स के अंदर आपको एयर मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर को कंबाइनली, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर को कंबाइनली हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो यहां से लेके यहां तक का बच्चे जो ये वॉल्यूम आएगा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड नाम दे दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस का वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिखूंगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस का वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात समझ आ रही है आपको? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस का वॉल्यूम ऑफ वॉइड। साथ में अगर आपको वेट के बारे में लिखना है तो आप वेट भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल वेट ऑफ द सॉइल WT हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस का वेट ऑफ वाटर प्लस का वेट ऑफ एयर। तो टोटल वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट ऑफ सॉइल, तो सॉइल के टोटल वेट को WT से डिनोट करेंगे, सॉइल के टोटल वॉल्यूम को VT से डिनोट करते हैं। तो WT इज द टोटल वेट ऑफ सॉइल विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस, सॉरी वेट है तो वेट के बारे में लिखेंगे, वेट ऑफ दिस सॉलिड प्लस वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द एयर। और वेट ऑफ एयर कितना लेके चलेंगे, 0। वेट ऑफ एयर तो बहुत कम है क्योंकि डेंसिटी इज वेरी लेस। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के इक्वल आता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं।
रिगार्डिंग द दिस सोइल। ओके, अब ये सोइल है, सोइल के वर्ड्स में क्या पाया जाएगा, पानी भी होगा और एयर भी होगा। दिस इज अ थ्री फेज सिस्टम। अब मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, जरा मेरे को कंडीशन समझना और उसको बताना कि जैसे आपके पास ये ग्राउंड सरफेस है, दिस इज द ग्राउंड सरफेस और ये सोइल है, ये ग्राउंड सरफेस है और ये सारी सारी क्या यहाँ पे सोइल है, ये सारी सारी सोइल है। अब हमें पता है कि सोइल के वर्ड्स में क्या मिलेगा, पानी। अगर आपके पास वाटर टेबल यहाँ पर है, वाटर टेबल समथिंग यहाँ पे है, ड्यू टू कैपिलरी राइज कुछ ना कुछ पानी मिलेगा आपको वर्ड्स के अंदर भी। सिचुएशन अभी कुछ ऐसी है। अगर मैं बोलता हूँ वाटर टेबल राइज करके यहाँ पे आ गया है, वाटर टेबल राइज करके यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब सोइल के वर्ड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे पानी से फिल हो गए हैं। सोइल की वर्ड्स जितनी भी है वो वाटर के साथ फिल हो गई हैं। तो अगर सोइल की वर्ड्स सारी वाटर के साथ फिल हो गई है तो इस केस में अगर मैं फेज डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा आएगा, देखो यहाँ पर आपके पास सॉलिड था और यहाँ पे सारी की सारी वर्ड्स किसके साथ फिल हो गई है, पानी के साथ फिल हो गई है, सारी की सारी वर्ड्स पानी के साथ फिल हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, और यहाँ पे क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। और यही क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि सारी सारी जो वर्ड्स है वो पानी के साथ फिल हो गई है। तो इस केस के अंदर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस का वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये आपको मिलेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। सर अभी आपने ये बताया कि जो सोइल होता है वो थ्री फेज सिस्टम होता है, बट यहां पर आप देख रहे हैं कि सोइल क्या है, टू फेज के अंदर है, सॉलिड और लिक्विड फेज, दो ही फेज है यहाँ पे सोइल के। तो अगर दो फेज है सोइल के, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि सोइल टू फेज में भी एग्जिस्ट कर सकती है, बट जनरली हम थ्री फेज की बात करेंगे। बट नाउ द सोइल कैन बी एग्जिस्ट इन द टू फेज, सोइल आपकी टू फेज में भी एग्जिस्ट कर सकती है। एक फेज तो ये बना, एक सिचुएशन तो ये कि अगर सोइल की सारी वर्ड्स पानी से फिल हो जाए, इस टाइप की सोइल को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोइल। ये जो सोइल होगी इसको हम नाम देंगे सैचुरेटेड सोइल। क्या नाम दे देंगे, सैचुरेटेड सोइल। सैचुरेटेड सोइल का मतलब क्या है, सोइल सैचुरेट हो गई है, सोइल के सारी जो वर्ड्स है वो पानी के साथ फिल हो गई है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, सैचुरेटेड सोइल नाम दे देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ पे। अच्छा सिमिलरली हम एक और ये भी कंडीशन बना सकते हैं कि सर फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि सोइल की वर्ड्स में सॉलिड्स हो और यहाँ पे सिर्फ क्या हो, एयर हो, पानी है ही नहीं बिल्कुल भी। पानी अगर नहीं है ठीक है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। अगर ये सिचुएशन है तो आप क्या बोलोगे, ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है और ये तुम क्या बोल दोगे, दिस इज या वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस का वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा। तो सर ये भी तो टू फेज में हुआ, बिल्कुल सही बात है, ये भी बच्चे टू फेज में है। और इस टाइप की सॉइल को हम क्या नाम देंगे, ड्राई सॉइल। इस टाइप की सोइल को हम क्या नाम दे देंगे, ड्राई सोइल। दिस इज द ड्राई सोइल। तो कहने का मतलब है सोइल तुम्हारी थ्री फेज में भी एग्जिस्ट कर सकती है और सोइल तुम्हारी टू फेज में भी एग्जिस्ट कर सकती है। क्लियर है, थ्री फेज और टू फेज दोनों सोइल एग्जिस्ट कर सकती है। अब ये बताओ, कोई स्टूडेंट ये अगर सोच रहा हो कि सर क्या सोइल वन फेज में एग्जिस्ट करेगी, कमेंट कीजिएगा, क्या बताइएगा, सोइल वन फेज में एग्जिस्ट कर सकती है, क्या सोइल वन फेज में एग्जिस्ट कर सकती है। वन फेज का मतलब स्टूडेंट ये होगा, वन फेज का मतलब ये होगा कि सारी की सारी वर्ड्स को आपने निकाल दिया सिर्फ सॉलिड ओनली। तो क्या ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सोइल कभी भी आपकी वन फेज में एग्जिस्ट करेगी नहीं, कभी भी आप सोइल को देखेंगे वन फेज में एग्जिस्ट करेगी नहीं। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कभी भी जीरो के इक्वल देखने को नहीं मिलता है। आप वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स को कभी जीरो कर ही नहीं सकते हो। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस का वॉल्यूम ऑफ वर्ड होगा। और ये जो बच्चे वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स नेवर इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नेवर इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स नेवर इक्वल टू जीरो। सोइल के जो वर्ड्स हैं वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, आप सोइल को कंप्रेस करो, जब आप सोइल को कंप्रेस करते हो तो हवा बाहर निकल जाती है, पानी भी बाहर निकल जाएगा। तो सर वर्ड्स तो जीरो हो गए, आपने बोला कि जीरो नहीं होते, आपने सोइल को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद वर्ड्स, एयर सारी बाहर चली गई, पानी भी सारा रिमूव हो गया, तो सोइल तो कंप्रेस हो गई, वर्ड्स तो जीरो हो गए। मैं बोल रहा हूं ऐसा होता ही नहीं है। क्यों, आप जब लोड अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे आप लोड को हटाओगे तो हल्की सी एयर दोबारा से एंटर कर जाती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे आपने देखा रोलर चल रहे हैं, रोलर जब चलता है तो जब पेमेंट की कंस्ट्रक्शन आप करते हैं, सोइल को कॉम्पैक्ट कर रहे होते हैं, तो जब रोलर चलता है तो जैसे रोलर आएगा, रोलर का लोड आएगा, लोड की वजह से सोइल कॉम्पैक्ट होगी। बट जैसे लोड वहां से चला जाएगा, रोलर वहां से चला जाएगा, तो दोबारा से कुछ ना कुछ एयर, चाहे स्मॉल अमाउंट में एयर एंटर कर जाए, लेकिन कुछ ना कुछ एयर एंटर कर जाएगी, जिसकी वजह से सोइल के जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हैं कभी भी जीरो नहीं मिलते। आप प्रैक्टिकली कभी भी सोइल के वर्ड्स को कभी भी जीरो नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स नेवर इक्वल टू जीरो, इस बात का मतलब टोटल वॉल्यूम कभी भी वॉल्यूम ऑफ सोइल के इक्वल नहीं जाएगा।
टोटल वॉल्यूम कभी भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल नहीं होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस का वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? क्लियर है पर यहां तक सबको? चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन भी साथ साथ लगाए रहे हैं हम, तो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है यहाँ पे। अ fully saturated soil is to be fully saturated soil is said to be fully saturated soil को क्या बोलेंगे? क्या बोल रहे हैं? fully saturated soil। fully saturated soil का मतलब क्या होता है? fully saturated soil का मतलब है कि सोइल की वॉइड सारे के सारे पानी से फिल हो गए हैं। और इसका मतलब सोइल अब कौन से फेज में है? टू फेज के अंदर है। सोइल इज इन नाउ टू फेज। तो वन फेज सिस्टम तो होता ही नहीं है। टू फेज विद सोइल, टू फेज सिस्टम विद सोइल एंड एयर टू थ्री फेज भी नहीं होगा। तो टू फेज सिस्टम विद सोइल एंड एयर, तो यहाँ पे आपका विद सोइल एंड वाटर आना था। तो टू फेज सोइल विद सॉलिड, नॉट सोइल, इट्स अ सॉलिड, विद सॉलिड एंड वाटर। तो सैचुरेटेड सोइल क्या होती है? टू फेज सोइल होती है जिसमें आपको सॉलिड और वाटर दोनों मिलेंगे, सिर्फ एयर नहीं मिलती है। अच्छा, इस सोइल को क्या नाम दोगे ये बताओ? इस सोइल को क्या नाम दोगे? अभी मैंने आपको ये नाम बताया, ध्यान दीजिएगा। ये वाली जो मैंने आपको नाम बताया इसको सैचुरेटेड सोइल बोलते हैं, और इस सोइल को ड्राई सोइल बोलते हैं। इसको ड्राई सोइल नाम बताया जिसमें सिर्फ एयर और सॉलिड है, और इस सोइल को सैचुरेटेड सोइल बोलते हैं जिसमें वाटर और सॉलिड है। इसको क्या नाम दोगे? जिसके अंदर एयर भी और इसके अंदर वाटर भी है, इसको हम नाम देते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सोइल। इसको हम क्या नाम देंगे? पार्शियली सैचुरेटेड सोइल। पार्शियली सैचुरेटेड सोइल, पार्शियली सैचुरेटेड सोइल, इसको क्या नाम दे देंगे? पार्शियली सैचुरेटेड सोइल बोलते हैं। पार्शियली सैचुरेटेड सोइल का मतलब है पूरी तरह से सैचुरेटेड नहीं है। पार्शियली, पार्शियली मतलब 50% नहीं है। पार्शियली का मतलब है 100% नहीं है। 100 से कम कोई भी वैल्यू, चाहे वो 99% भी हो तब भी हम पार्शियली बोलेंगे, चाहे वो 1% हो तब भी पार्शियली बोलेंगे। तो इट इज अ पार्शियली सैचुरेटेड सोइल। क्लियर है? इस सोइल को क्या नाम दे देंगे? पार्शियली सैचुरेटेड सोइल नाम दे देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या? अच्छा देखो, जब भी हम अब सोइल के क्वेश्चंस लगाएंगे, जब भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन में फॉर्मूले हमारे पास बहुत सारे हैं। कहने का मतलब है एक पैरामीटर को आप अलग अलग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको पेपर में फॉर्मूला वो यूज करना है जैसा डाटा गिवन होगा, उसके रिस्पेक्ट में हम फॉर्मूला यूज करते हैं। और वो डाटा कौन सा गिवन होगा या उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो आपको टाइम के साथ समझ आता रहेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाते रहोगे ना, आपको चीजें धीरे धीरे समझ आती रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बहुत सारे फॉर्मूले हैं सोइल के अंदर। बहुत सारे फॉर्मूले। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे चीजों को, आपको सबसे ज्यादा चीजें आसान लगने लगेंगी। तो देखो, जैसा पहला क्वेश्चन देखिएगा, ए सोइल सैंपल हैज एन एवरेज वाटर कंटेंट 10%, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 90%, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस। तो ड्राई यूनिट वेट आपको सोइल का कैलकुलेट करना है। क्लियर है पॉइंट? अब ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट करना है, सारी टर्म्स हैं, आप सारी वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, ये सारी पैरामीटर, ये टर्म्स है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझनी। तो पहले इन टर्म्स को क्लियर करा देता हूं मैं। पहले हम इन टर्म्स को क्लियर कर देते हैं कि टर्म्स होती क्या है, ताकि चीजें आसान हो जाए हमारे लिए समझनी, है ना। तो मैं आपको ये टर्म्स क्लियर करके दिखा रहा हूं बच्चे कि वाटर कंटेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉइड रेशियो क्या होती है, इस चीजों को क्लियर कर देते हैं। ना ध्यान दीजिएगा, ये आपका फेज डायग्राम था। यहाँ पे सॉलिड आपने बताया, यहाँ पे पानी आपने बताया, वाटर इज देयर, और यहाँ पे एयर है। ये एयर है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द एयर, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। और ये एयर और वाटर किसमें? वॉइड्स के अंदर है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। और यहां से लेके यहां तक क्या बोल दोगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ पे आप वेट की टर्म में बात कर लो, ये वेट ऑफ सॉलिड है, ये वेट ऑफ वाटर है, ये वेट ऑफ एयर है, और वेट ऑफ एयर कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो ये टोटल वेट ऑफ सॉइल हो जाएगा WT, और WT इज द टोटल वेट ऑफ सॉइल विच इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस का वेट ऑफ वाटर। यहां तक की डिस्कशन हम कर चुके हैं, यहां तक की चीजें मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं सोइल की, कुछ प्रॉपर्टीज। तो सोइल के अंदर जो ये मिक्सचर होगा,
सॉलिड का, हवा का, पानी का, सॉलिड का, वाटर का, एयर का, ये जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर की वजह से इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। इस मिक्सचर की वजह से ये मिक्सचर ही है जो सोइल में प्रॉपर्टीज इंपार्ट करता है, और वो ये प्रॉपर्टीज ही हमें चाहिए होती हैं फॉर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, अभी बेसिक प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, उसके बाद इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। तो पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी जो तुम्हारे पास है दैट इज अ वाटर कंटेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास वाटर कंटेंट, इसी को नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं, इसी को हम लोग मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं बच्चे। मॉइस्चर कंटेंट दैट इज अ डब्ल्यू से इसको डिनोट किया जाता है। वाटर कंटेंट इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो वाटर कंटेंट होता है डब्ल्यू, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड। ये रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड का, इसको क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट बोलते हैं। क्लियर है। तो ये वाटर कंटेंट क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या सिग्निफाई करेगा। अगर मैं बोलता हूं कि वाटर कंटेंट, दो केस लेके चलता हूं। एक केस में बता रहा हूं कि वाटर कंटेंट जो सोइल का है वो है 10%, दूसरे केस में बता रहा हूं सोइल का वाटर कंटेंट है 50%। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड केस है जिसमें वाटर कंटेंट 50% है, यानी उस सोइल में वाटर ज्यादा मिलेगा, उस सोइल में वाटर ज्यादा मिलेगा। 50% किसका, वेट ऑफ सॉलिड का। पहले केस में वाटर कंटेंट, वाटर कम मिलेगा 10%, किसका, वेट ऑफ सॉलिड का। क्लियर है पॉइंट। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, रेशियो होती है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। इट द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड। ओके, इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, रेंज पेपर में आती है, रेंज से क्वेश्चंस आते हैं, बट रेंज को रट्टा नहीं मारना है, समझना है। अगर मैं बोलता हूं क्या सोइल का वेट, क्या वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है, क्या मैं इसमें से पानी को निकाल दूं, क्या ये चीज पॉसिबल है, मतलब प्रैक्टिकली क्या हमें ऐसी सोइल मिलेगी जिसके पास पानी ही ना हो, बिल्कुल मिलेगी। ड्राई सोइल जिसको बोलते हैं, बोल सकते हैं। तो सोइल का वाटर कंटेंट जीरो हो सकता है। वेट ऑफ वाटर अगर जीरो होगा तो सोइल का वाटर कंटेंट भी क्या जाएगा, जीरो जाएगा। तो सोइल का वाटर कंटेंट जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो किसके लिए होगा, ड्राई सोइल के लिए। कौन सी सोइल हो जाएगी, ड्राई सोइल। अच्छा, क्या सोइल का वाटर कंटेंट, क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू 100% हो सकती है। वाटर कंटेंट की वैल्यू 100% होने के लिए दोनों पैरामीटर को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, अगर दोनों चीज सेम है तो ये आंसर 100% आएगा। दोनों चीज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी तो आंसर कितना आएगा, 100% आएगा। तो क्या ये वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गिवन सॉइल के अंदर जो सॉलिड का वेट है, जो सॉलिड का वेट है वो पानी के वेट के इक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट पानी का वेट ज्यादा भी तो हो सकता है, ये एयर का जो गैप है उसके जगह पानी डाल दो तो पानी का वेट ज्यादा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा भी जा सकती है। मतलब वाटर कंटेंट की जो रेंज है वो तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलती है। सोइल के अंदर तुम्हें जो वाटर कंटेंट की रेंज मिलेगी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलेगी। क्लियर है पॉइंट। तो रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अच्छा, हमारे पास एक और पैरामीटर है जो सोइल का वाटर कंटेंट निकाल के देगा। एक और पैरामीटर है जिससे हम सोइल का वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं, दैट पैरामीटर इज डब्ल्यू डैश। वो भी वाटर कंटेंट ही बताता है, बट ये वाटर कंटेंट लिखेंगे कैसे, डब्ल्यू डैश को, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सोइल। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये भी पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है स्टूडेंट्स कि जो हमें सोइल में क्या बताएगा, वेट ऑफ वाटर के बारे में, वाटर कंटेंट के बारे में बताता है। इसको कैसे लिखते हैं, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सोइल। कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सोइल लिखेंगे हम इसको। क्लियर है यहाँ पे। तो वेट ऑफ वाटर बाय टोटल वेट ऑफ सोइल। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी रेंज देखिएगा, इसकी रेंज थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी रेंज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। मैं बोला हूं कि डब्ल्यू डैश की वैल्यू जीरो हो सकती है, हो सकती है सर। अगर वेट ऑफ वाटर जीरो हो गया तो डब्ल्यू डैश भी जीरो हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में, ड्राई सोइल की कंडीशन में। अगर ड्राई सोइल का केस है, उस केस के अंदर हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू डैश की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यस, इट कैन बी जीरो, तो इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये बताओ, क्या इसकी वैल्यू 100% हो सकती है, क्या इसकी वैल्यू 100% हो सकती है। अब सुनना आराम से, 100% होने के लिए क्या दोनों पैरामीटर को सेम होना पड़ेगा। अगर वेट ऑफ वाटर टोटल वेट ऑफ सोइल इक्वल है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस सोइल के अंदर तुमने बोला कि जितना वेट पानी का है उतना ही वेट पूरी सोइल का है। इस बात का मतलब है तुम इसमें से सोलिड के वेट को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। अगर सोलिड के वेट को कंसीडर नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास जो सोइल है उसमें सिर्फ पानी है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिना सोलिड के सोइल के क्या सिग्निफिकेंस हुआ। तो सोइल का कभी भी टोटल वेट ऑफ वाटर के इक्वल कभी होगा ही नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारे पास सिर्फ पानी होगा ना, हम पानी की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम तो सोइल की स्टडी कर रहे हैं जिसमें सॉलिड होगा, सॉलिड के साथ में आपको एयर और वाटर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी कभी भी वैल्यू 100% नहीं होगी।
अगर इसकी वैल्यू 100% नहीं होगी, क्या 100 से ज्यादा होगी? अरे सर कैसे हो जाएगी जब 100 नहीं होगी? तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 100% जाएगी। तो ये इसकी रेंज आएगी बच्चे। तो सर हमारे पास अब दो पैरामीटर हुए जो हमें सोइल का वाटर कंटेंट निकाल के देंगे, एक है W और एक है W डैश। ये W आपको वेट ऑफ सोइल की टर्म में वाटर कंटेंट निकाल के देता है और ये W डैश आपको टोटल वेट ऑफ सोइल की टर्म में वाटर कंटेंट निकाल के देगा। अब दोनों पैरामीटर में किसकी हम बात करेंगे, किसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होगा? तो इन दोनों में ये जो W है इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है। W इज मोर सिग्निफिकेंट, W इज मोर सिग्निफिकेंट, W इज मोर सिग्निफिकेंट देन W डैश। W जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है तुम्हारा W डैश से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम सोइल के अंदर वेट ऑफ वाटर को चेंज कर रहे हो, मानो तुम इसके अंदर पानी डाल रहे हो, जब तुमने इसके अंदर पानी डाल दिया तो वेट ऑफ वाटर चेंज हो जाएगा। जैसे वेट ऑफ वाटर चेंज होगा तो इस पैरामीटर में वेट ऑफ वाटर चेंज हुआ है, साथ में वेट ऑफ सॉलिड में कोई चेंज नहीं आया। बट इस पैरामीटर में जैसे वेट ऑफ वाटर चेंज होगा तो टोटल वेट ऑफ सॉइल भी चेंज कर जाएगा। यानी यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेंज कर रहा है, बट यहां पर सिर्फ न्यूमरेटर चेंज कर रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप सोइल में वाटर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो तो यहां पर सिर्फ न्यूमरेटर चेंज करता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं। वेट ऑफ सॉलिड इज अ स्टेबल क्वांटिटी। इस बात का मतलब इसीलिए W का सिग्निफिकेंस ज्यादा माना जाता है, क्योंकि हम W को विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड निकालते हैं और W डैश को विद रिस्पेक्ट टू WT निकालते हैं। तो W is more significant than W dash because W is found with respect to weight of solid, क्योंकि आप वाटर कंटेंट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट पैरामीटर। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, W और W डैश के बीच में रिलेशन क्या होता है। इन सम सिचुएशंस हमें देखते हैं कि हम ना W डैश निकाल रहे होते हैं, है ना, हमें चाहिए W बट हम W डैश निकाल देते हैं। तो अब W डैश पता है और W निकालना हो तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट्स है, उस केस में हमारे पास क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर आपको W डैश पता है और W निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, W डैश डिवाइड बाय 1 माइनस का W डैश, आपको W मिल जाएगा। अगर आपको मान लो W डैश निकालना, पेपर में क्वेश्चन आया और W गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, W डिवाइड बाय 1 प्लस का W। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया, आपको W पता है लेकिन W डैश पूछ रहा है आपसे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। तो ये कहां से आए फॉर्मूले? इन दोनों को सोल्व करके। तो इन दोनों को सोल्व करके डिराइव करूं रिजल्ट को, उसके बाद ये चीज बताऊं, तो वो तो हमको करना ही नहीं है। हमें तो सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं ताकि हमारा पेपर जो है वो टाइम से क्लियर हो जाए, है ना। इतना टाइम भी नहीं हम पूरे डिटेल में आपको डेरिवेशन भी करके दे, डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं आपसे, रिजल्ट पूछेगा, रिजल्ट आपको बता दिया डायरेक्टली। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसकी रेंज भी आपको बता दी, रेंज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, रेंज आप। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपको टोटल वेट ऑफ सोइल निकालना हो और वेट ऑफ सॉलिड आपको पता हो और वाटर कंटेंट आपको पता, तो आप ऐसे निकालेंगे, टोटल वेट ऑफ सोइल इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय 1 प्लस का वाटर कंटेंट। ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे अगर आपको क्या पता हो, अगर आपको वेट ऑफ सॉलिड पता हो और आपको वाटर कंटेंट पता हो तो आप टोटल वेट ऑफ सोइल ऐसे निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे डिस्कस करते हैं चीजों को। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वॉइड रेशियो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वॉइड रेशियो। ई से इसको डिनोट करते हैं वॉइड रेशियो को। वॉइड रेशियो होता क्या है? वॉइड रेशियो इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इट इज अ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इसको बोलते हैं वॉइड रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? वॉइड रेशियो। अब ये बताओ क्या वॉइड रेशियो जीरो हो सकती है? क्या वॉइड रेशियो जीरो हो सकती है? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड नेवर इक्वल टू जीरो। आप सोइल को कितना कंप्रेस कर दो, कितना ही लोड लगा दो, आप सोइल के वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को कभी जीरो नहीं कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स नेवर इक्वल टू जीरो, इस बात का मतलब वॉइड रेशियो इज नेवर इक्वल टू जीरो। हाँ, वॉइड रेशियो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, बट वॉइड रेशियो कैन बी ग्रेटर देन जीरो, इट कैन टेक एनी वैल्यू।
क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल से ज्यादा भी तो हो सकता है ना। सॉलिड कम है, वॉइड्स ज्यादा है, इट कैन बी पॉसिबल। सॉलिड का वॉल्यूम कम है बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा, इट कैन बी पॉसिबल। तो वॉइड रेशियो कैन बी ग्रेटर देन जीरो, but void ratio never equal to zero because volume of voids never equal to zero. क्लियर है पॉइंट यहां पे? चलो नेक्स्ट पॉइंट, ज्योति वाला। नो सर, ये क्या लिख रहे हो? नो सर मतलब समझ नहीं पाया हूं, क्या मतलब है? चलो आगे देखो, अब एक पैरामीटर और हमारे पास है, दैट इज नोन एज द पोरोसिटी। एक पैरामीटर और हमारे पास है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोरोसिटी। पोरोसिटी इज ईटा। ईटा को कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ द वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, इसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? अच्छा पोरोसिटी की रेंज देख जरा बताइएगा, क्या पोरोसिटी जीरो हो सकती है? अरे सर कैसे हो जाएगी जीरो? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो नहीं होता, तो पोरोसिटी नेवर इक्वल टू जीरो, तो पोरोसिटी हमेशा आपकी जीरो से ज्यादा ही जाएगी। क्लियर है? अच्छा ये बताओ कि पोरोसिटी 100% हो सकती है? अगर पोरोसिटी 100% कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टोटल वॉल्यूम दोनों को इक्वल कर रहे हो तुम। इसका मतलब जब तुम सोइल का वॉल्यूम लोगे, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा वही तुम्हारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल है, तो सोलिड कहां गए? अगर सोलिड ही नहीं है तो सोइल कौन सी होगी वो, है ना? तो हम यहाँ पे सोइल की स्टडी कर रहे हैं, तो सोलिड तो होना चाहिए। इस बात का मतलब है इसकी कभी भी वैल्यू 100% नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 100% से कम ही जाएगी। इसकी वैल्यू हमेशा 100% से कम ही जाएगी स्टूडेंट्स, राइट? तो पोरोसिटी इज दिस, 0 से 100% के बीच में इसकी वैल्यू होती है, और 0 और 100 कंसीडर नहीं है यहाँ पे। अब ध्यान देखना सर, यहाँ पे वॉइड रेशियो और पोरोसिटी सिग्निफाई क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिग्निफिकेंस। ये बताता क्या है? ये हमें बच्चे बताता है वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बारे में। अगर मैं बोलता हूं कि मेरी जो सोइल है उसका जो वॉइड रेशियो उसकी ज्यादा है, अगर वॉइड रेशियो ज्यादा है इस बात का मतलब है उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा है। अगर सोइल की पोरोसिटी ज्यादा है इसका मतलब सोइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा है। तो दोनों के दोनों पैरामीटर जो ई और एन ईटा पैरामीटर है, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, दोनों के दोनों क्या बताते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बारे में बताते हैं। अगर सोइल का वॉइड रेशियो ज्यादा है या अगर सोइल की पोरोसिटी ज्यादा है, इस बात का मतलब है सोइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा है। अगर सोइल का वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा है तो दोनों पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा निकल कर आएगी। तो सर दो पैरामीटर जैसे W और W' दो पैरामीटर थे जो सोइल में वाटर कंटेंट बता रहे थे, सेम यहां पर वॉइड रेशियो और पोरोसिटी ई और ईटा दो पैरामीटर है जो हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को बता रहे हैं। तो हम किस पैरामीटर को यूज करेंगे या किस पैरामीटर का सिग्निफिकेंस ज्यादा निकल कर आएगा, उस चीज की हम बात कर लेते हैं। तो यहां पे देखिएगा, जब आप वॉइड रेशियो बता रहे हैं तो वॉइड रेशियो को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बता रहे हो, और जब आप पोरोसिटी बता रहे हो तो आप विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल बता रहे हो। तो जैसे ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज करेगा स्टूडेंट्स, तो क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज कर जाएगा? यस, बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं करेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि वॉइड रेशियो इज मोर सिग्निफिकेंट देन द पोरोसिटी। तो आपका जो ये वॉइड रेशियो होता है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है किससे? पोरोसिटी से। तो ई इज मोर सिग्निफिकेंट, is more significant than porosity, is more significant than the porosity। जो void ratio होती है स्टूडेंट्स वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है पोरोसिटी से, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर है? अच्छा अब कई बार ना क्वेश्चन में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन है पहले के टाइम पे आते थे, अब नहीं आते, आप भूल जाना ये जो चीजें। देखो एक फॉर्मूला बनता है, अगर वॉइड रेशियो पोरोसिटी पता हो और वॉइड रेशियो निकालनी हो तो ईटा बाय 1 माइनस ईटा, ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर पोरोसिटी निकालनी हो और वॉइड रेशियो पता हो तो ई बाय 1 प्लस ई, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। ये फॉर्मूले पूछ पूछ के परेशान हो गए हैं, अब ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम के अंदर। इन वाले फॉर्मूले से अब क्वेश्चन नहीं आता, अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब ये कब तक पूछेगा? पूछ चुका है, थक चुका है पूछ पूछ के, 100 इतनी बारी पूछ लिया कि अब नए क्वेश्चन बनाने हैं उसको, अब पुराने क्वेश्चन नहीं उठाएगा ये वाले। तो ठीक है ना, अब दूसरे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे, है ना। वो सारे क्वेश्चंस हमारे पास है, वो सारे क्वेश्चंस की हम तैयारी करेंगे कि आपको जीरो से लेके ऊपर तो चढ़ते जाएंगे ना, लेवल बढ़ाते जाएंगे हम अपनी स्टडी का, है ना, क्योंकि हमको एग्जाम क्रैक करना, तो उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे अपने लेवल ऑफ एग्जाम की। नाउ पोरोसिटी अगर पता तो वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं, अगर वॉइड रेशियो पता है तो पोरोसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर पॉइंट? दोनों में रिलेशन हमारे पास होता है। अच्छा जैसे अभी मैंने तुमको ये बताया, अगर आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल वेट ऑफ सोइल बताना हो तो वेट ऑफ सोइल आपको पता है और वाटर कंटेंट आपको पता है तो बता सकते हैं। सिमिलरली
अगर आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल बताना हो तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोइल, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी यहां पर मैंने पैरामीटर बच्चे गलत लिख दिया गलती से, यहां पर आपका आएगा वेट ऑफ सॉलिड, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बच्चे वेट ऑफ सॉलिड होगा और यहां पर आपको हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा टोटल वेट ऑफ द सॉइल, यहां पे WT आएगा स्टूडेंट्स, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे WT आएगा बच्चे, टोटल वेट ऑफ सॉइल, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, दिस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय 1 प्लस का वॉइड रेशियो। ये होता बच्चे फॉर्मूला, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं ना, ये इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। बताऊं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस आपको बताया जाए क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा, आपने यहाँ पे एक एम्बैकमेंट बनाना है, आपने यहाँ पे क्या करना है, एक एम्बैकमेंट बनाना है। व्हाट इज एम्बैकमेंट, सबने देखा हुआ है, देयर इज अ रेज्ड सोइल मास, ये क्या होता है, रेज्ड सोइल मास होता है, दिस इज एम्बैकमेंट। अब एम्बैकमेंट बनाने के लिए फिलिंग करनी है, सोइल डालनी है, सोइल कहां से लेकर आओगे, यहाँ पे तुमने बोरोपिट एक्सकवेट किया, दिस इज द बोरोपिट, ये क्या है बोरोपिट, यहाँ पे तुमने एक्सकवेशन किया और इस एक्सकावेटेड सोइल को तुम यहाँ लेकर जा रहे हो, दिस इज द एक्सकावेटेड सोइल, ये जो सोइल एक्सकावेट कर दी है तुमने और इसको एम्बैकमेंट में यूज कर रहे हो, है ना। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब ये बताओ, अगर तुम्हें एम्बैकमेंट बनाना हो, एम्बैकमेंट में मान लो तुमने 100 मीटर क्यूब की सोइल चाहिए, एम्बैकमेंट तुम्हें 100 मीटर क्यूब की सोइल चाहिए, तो क्या तुम यहां से 100 मीटर क्यूब सोइल लेकर जाओगे, क्या तुम यहां से 100 मीटर क्यूब की सोइल लेकर जाओगे, नहीं लेकर जाओगे ना। तो यहाँ पर सोइल का वॉल्यूम निकालना है, उस केस में आपका ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दिस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वाला। कैसे कि बच्चे जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पर होगा सोइल का, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका बोरोपिट में होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोरोपिट में होगा, वही तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका एम्बैकमेंट में होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट सोइल के वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, क्योंकि वॉइड में चेंज आएगा, सोइल का वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज कर जाएगा, जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल में चेंज आएगा, बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज अ स्टेबल क्वांटिटी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और अगर तुम्हें मान लो यहाँ पे वॉइड रेशियो गिवन हो, सपोज दैट कि यहाँ पे वॉइड रेशियो 0.8 है और यहाँ पे मान लो बोरोपिट में जो सोइल थी उसकी जो वॉइड रेशियो मान लो कुछ भी वैल्यू मान लो 1.2 है, जस्ट आई एम टेकिंग द वैल्यू 1.2, तो इन दैट केस, क्योंकि वॉइड रेशियो की वैल्यू बच्चे 0 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा ये वाला फॉर्मूला कि टोटल वॉल्यूम बाय 1 प्लस का वॉइड रेशियो बोरोपिट में इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस का वॉइड रेशियो एम्बैकमेंट के अंदर। तो यहां से कितनी सोइल एक्सकावेट करोगे आप यहां से टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल निकाल देंगे। निकालो जरा फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पुट अप करके दिखाओ आंसर। तो देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल जो बोरोपिट में कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे वॉइड रेशियो की वैल्यू बोरोपिट में कितनी है 1.2, तो 1 प्लस का 1.2 कितना हो जाएगा 2.2, तो दिस विल बी 2.2 मल्टीप्लाई यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल एम्बैकमेंट का 100 गिवन है डिवाइडेड बाय 1 प्लस का वॉइड रेशियो, एम्बैकमेंट में वॉइड रेशियो 0.8, तो ये हो जाएगा 1.8। तो इसको सोल्व कर लेंगे और यहां से हमारे पास सोल्व आ जाएगी इतनी वैल्यू मीटर की। तो यहां से तो तुम सोइल लेकर आओगे, दिस सोइल, ये जो सोइल लेकर आओगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल बोरोपिट से इतनी लेकर आओगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। हेमंत बिश्नोई, नमस्कार सर, नमस्कार। कोर्स डिटेल कहाँ मिलेगी बच्चे, कोर्स डिटेल के लिए आप इंस्टीट्यूट में एक बार कॉल कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है तो कॉल कर लीजिएगा इंस्टीट्यूट के अंदर, आपको सारी क्वेरी है जो भी आपकी है वो आपको मिल जाएगी। नंबर अभी भी कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहां पर भी जा सकते हैं, साइट पे जाना आप साइट पे भी जा सकते हैं, पूरे कोर्स के बारे में आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन समझ आया। अब देखो मैं तुमको ये वाला क्वेश्चन भी बताता हूँ कि सर ये वेट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगाओगे, है ना, वेट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देता हूँ कहाँ लगता है। देखो ये इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं आजकल, जैसे मान लो आपके पास ये सोइल ए है, ये सोइल ए है और सोइल ए तुम्हारे पास थी, सोइल ए है, इसको ऐसे ना बनाओ, इसको ऐसे ना बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, ये तुम्हारे पास एक सोइल ए है और सोइल ए का जो वेट है, टोटल वेट ऑफ सोइल इज 1 kg, टोटल वेट ऑफ सोइल इज 1 kg और सोइल ए का जो वाटर कंटेंट है वो 10% है, सोइल ए का वाटर कंटेंट बच्चे 10% है। अच्छा आपने क्या किया, इसमें सोइल बी मिला दी, कोई दूसरी सोइल लेकर आए, आपने सोइल बी मिला दी और इस सोइल का जो टोटल वेट है वो भी 1 kg। अच्छा 1 kg ना लो फिर तुम दिक्कत आ जाएगी, सर ये भी 1 ले रहे हो ये भी 1, इसको ऐसा करो कुछ भी मान लो 3 किलो मान लो, चलो 3 kg, आपकी मर्जी है जो भी मानना हो। ये वाटर कंटेंट इस सोइल बी का जो है बच्चे वो मान लो कुछ भी आप अपनी मर्जी से जो मान लो, मैं 40% मान के चल रहा हूँ,
यू कैन टेक एनी वैल्यू, मैं बस 40% कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। अब आपने क्या किया, दोनों सोइल को मिक्स किया, दोनों सोइल को मिक्स करके सोइल सी बना दी, दोनों सोइल को मिक्स करके तुमने सोइल सी बना दी। और पेपर देख लो, पेपर में क्या पूछा हुआ है, पेपर में ये बोला हो कि जरा ये सोइल सी का वाटर कंटेंट बता दीजिएगा, सोइल सी का वाटर कंटेंट बता दीजिएगा। अब सोइल सी का वाटर कंटेंट निकालना है आपको, क्या करना है, आपने दो सोइल लेकर आए, सोइल ए और सोइल बी, दोनों को मिक्स किया और सोइल सी बना दी, सोइल सी का वाटर कंटेंट पूछ लिया, तो क्या दिक्कत है, बता सकते हैं, बिकॉज वी नो द कॉन्सेप्ट नाउ ना। अब हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट ये वाला लगेगा कि वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड जो होगा आपका, वेट ऑफ सॉलिड जो यहां पर होगा, वेट ऑफ सॉलिड जो यहां पर होगा, दोनों का मिक्स करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू दिस वेट ऑफ सॉलिड। तो जो वेट ऑफ सॉलिड यहां होगा, वो वेट ऑफ सॉलिड जो यहां होगा, वही वेट ऑफ सॉलिड आपको यहां पर मिलेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यहां पे लगा सकते हैं, उसके बाद आप यहां पे आंसर दे सकते हैं। क्लियर पॉइंट। तो ऐसी वाली सिचुएशंस में हम वाटर कंटेंट कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चंस आपको फॉर्मूले जो बताए जाते हैं, ये फॉर्मूले जो हम बता रहे हैं, तो ये फॉर्मूले लगाने कहां पे हैं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे क्लासरूम के अंदर, आपको क्वेश्चंस इनफैक्ट ग्रुप के अंदर दिए हुए जाएंगे, शेयर भी करे जाएंगे, काफी सारे पीडीएफ आपको शेयर की जाएंगे ग्रुप्स के अंदर, टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टेस्ट भी आपके पास होंगे, क्वेश्चंस क्लास में अलग करेंगे और आपके ग्रुप में अलग क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए। बस हम आपसे यही चाहेंगे कि बच्चे 3 महीने आपके पास है, पूरी तरह से फोकस हो जाओ, पूरी तरह से जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दो। बस जितना जो भी डाउट है, योर पीडिया, हम जितने भी हम फैकल्टीज मेंटर्स है, जितने भी, हम सब आपके साथ हमेशा खड़े हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। ओके अब अपने टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज हम बच्चे डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर्टीज में मैंने आपको वाटर कंटेंट बता दिया है, वर्ड रेशियो बता दिया है, पोरोसिटी बता दिया है। नेक्स्ट जो कंटेंट, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव दिस, लेट मी इरेज दैट, तो ये वाला जो है वो रब करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट्स हमारे पास है, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ओके इसका जो सिंबल होता है वो एस होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का सिंबल एस होता है। इसको लिखते कैसे हैं, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, कि वॉइड्स के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, हम उसकी रिस्पेक्ट में बताते हैं। अगर सोइल की वॉइड्स सारी सारी पानी के साथ फिल है तो हम बोल देंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस बात का मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन किसके इक्वल आ जाएगी, 100%। इसका मतलब टू फेज सिस्टम बन जाएगा दोबारा से, क्योंकि सोइल की वॉइड्स दोबारा से पानी के साथ सारी फिल हो गई है, टू फेज सिस्टम। और उस केस में सोइल को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोइल। क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सोइल। अगर सोइल के पास जो वॉइड्स है उसमें कोई भी पानी नहीं है, पानी जीरो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, 0%। और उस केस में सोइल को क्या नाम देते हैं, ड्राई सोइल बोलते हैं। क्या नाम देंगे, ड्राई सोइल। अब ये तो सबको पता है, अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताने वाला हूं। देखो एक्स्ट्रा चीज क्या है, जैसे जैसे आप सोइल में पानी डालते रहेंगे, जैसे जैसे सोइल का वाटर कंटेंट बढ़ाते रहोगे, सोइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ता रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ रहा है, पानी तुम डाल रहे हो सोइल के अंदर, तो सोइल का वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सोइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी तो इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे तुम सोइल में पानी डालते जाओगे तो सोइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो यहां पर हमारे पास एक ऐसा कर्व आएगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मैं वाटर कंटेंट कितना लिख रहा हूं, 0 लिख रहा हूं। अगर वाटर कंटेंट 0 तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी 0। अगर वाटर कंटेंट मैं लिख रहा हूं 100%, यहां पर मैं वाटर कंटेंट बता रहा हूं 100%, इस बात का मतलब किस इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जो सोइल है उसको क्या नाम दे देंगे, सैचुरेटेड सोइल। तो यहाँ पे जो सोइल होगी वो कौन सी सोइल बन जाएगी, सैचुरेटेड सोइल बन जाएगी। बात समझ आ रही है। अब देखो वाटर कंटेंट 0 से लेके 25% के अगर बीच में हुआ तो सोइल को क्या नाम दोगे, 25 से 50 के बीच में अगर वाटर कंटेंट हुआ तो सोइल को क्या नाम दोगे, 50 से 75 के बीच में अगर वाटर कंटेंट हुआ तो सोइल को क्या नाम दोगे। तो इस अब यहां पर सोइल को नाम क्या देना है आपको, वो चीज समझा रहा हूं। मैंने दो चीज आपको बता दी, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है तो सोइल को क्या नाम दे देंगे, ड्राई सोइल। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है, इसका मतलब सोइल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि सोइल की वॉइड्स 100% पानी से फिल हो गई हैं, तो सैचुरेटेड सोइल हो गई है। अब देखो अगर सोइल की वॉइड्स में अगर अगर वाटर कंटेंट
0 से 25%, डोंट से वाटर कंटेंट 0 से 25% है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलना है हमने, डोंट से बच्चे 0 से 25%, ये थोड़ा सा एरर हो गया। आप यहाँ पे W1 एक वाटर कंटेंट, W2 दूसरा वाटर कंटेंट, W3 और W4, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन आएगा वो 25% आएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन बोल दो 0.5 50% बोल दो, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन बोल दो 0.75 बोल दो। अगर सोइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन बच्चे 0 से लेके 25% के बीच में है, अगर सोइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से 25% के बीच में हुआ, आपने सोइल में W1 पानी डाल दिया, W1 पानी डालने की वजह से सोइल 25% सैचुरेट कर गई, इस सोइल को क्या नाम देंगे? ह्यूमिड सोइल। इस सोइल को क्या नाम देंगे? ह्यूमिड सोइल। अगर सोइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन 25 से 50 के बीच में होता है, उस सोइल को क्या नाम देंगे? डैम्प सोइल। क्या नाम देंगे? डैम्प सोइल। अगर सोइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन 50 से 75 के बीच में होता है, तो इसको सोइल को नाम देंगे मोइस्ट सोइल। मोइस्ट सोइल। अगर सोइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन 75 से 99% होता है, तब हम इसको नाम देंगे वेट सोइल। अगर सोइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होगा, बस जब 100% होगा तब हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोइल। तो ये आपको नाम याद रखने हैं और ये आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो कैसे याद रखोगे? ड्राई हू डेमो वेस्ट, ड्राई हूं डेमो वेस्ट, ड्राई हूं डेमो वेस्ट, ड्राई हूं डेमो वेस्ट, ड्राई हूं डेमो वेस्ट। ध्यान रखना, ड्राई, अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ा रहा हूं मैं 0 पे, ड्राई का मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0, हू का मतलब ह्यूमिड सोइल, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से 25, डेमो डैम्प, मोइस्ट, वेस्ट का वेट और लास्ट में सैचुरेटेड, ड्राई हूं डेमो वेस्ट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ड्राई हूं डेमो वेस्ट, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप सोइल को नाम देते हैं। क्लियर अपन डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर इसकी रेंज की बात करें तो, इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो देखिएगा, रेंज देखिएगा, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है? यस, ड्राई सोइल है 0 हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वर्ड के इक्वल हो सकता है? यस, इट कैन बी इक्वल इन द केस ऑफ सैचुरेटेड सोइल। बात समझ आ रही है? अब मुझे ये समझना है, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वर्ड से ज्यादा हो सकती है? क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वर्ड से ज्यादा जा सकती है? यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या 100% से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तुम सोइल में पानी डालोगे, पानी कहां जाएगा? वर्ड्स के अंदर जाएगा। अगर सोइल में जितनी वर्ड्स है उतना ही पानी जाएगा। अगर मान लो तुमने पानी ज्यादा डाल भी दिया तो सोइल का वर्ड्स भी तो बढ़ गया। तो सोइल का वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अगर बढ़ाया तो पानी तो वर्ड्स में जाता है ना। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर नेवर ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब कभी भी वैल्यू 100% से ज्यादा नहीं होगी, इसकी रेंज ये आएगी। क्लियर है? अब ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है जो हमें क्या बताएगा कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है। सिमिलरली वर्ड्स के अंदर एयर भी प्रेजेंट हो सकती है, वर्ड के अंदर एयर भी प्रेजेंट हो सकती है। तो वर्ड के अंदर अगर एयर प्रेजेंट होगी, अगर वर्ड के अंदर एयर प्रेजेंट होगी, तो उस केस के अंदर, अगर वर्ड के अंदर एयर प्रेजेंट होगी, तो हमारे पास जो पैरामीटर होगा उसको हम बोलेंगे एयर कंटेंट। उसको हम बोलते हैं एयर कंटेंट। एयर कंटेंट इज द एसी। एयर कंटेंट को डिनोट करेंगे एसी के साथ। एयर कंटेंट होगा एसी। एसी क्या होता है? एयर कंटेंट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वॉइड मल्टीप्लाई 100। इसको हम बोलेंगे एयर कंटेंट। अब इसकी रेंज बताइएगा, क्या एयर कंटेंट 0 हो सकता है? यानी वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर सारी सारी पानी हो सोइल के अंदर, पानी सारा का सारा सैचुरेटेड सोइल हो, तो 0 हो सकता है। इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0%। क्या इसकी वैल्यू 100% हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ एयर ड्राई सोइल के केस में तो हो सकती है। क्या इसकी वैल्यू 100% से ज्यादा जा सकती है? नहीं जा सकती, क्योंकि एयर किसके अंदर आएंगे? वर्ड्स के अंदर। वाटर भी किसके अंदर मिलेगा? वर्ड्स के अंदर मिलेगा। तो इसकी वैल्यू कभी भी 100% से ज्यादा नहीं जाएगी। अगर वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स भी तो बढ़ेगा। अगर दोनों इक्वल है तो 100% है। अगर वॉल्यूम ऑफ एयर तुमने कहा सर ज्यादा है, तो इसका मतलब एयर किस में बता रहे हो? वर्ड के अंदर ही तो बता रहे हो। तो इसका मतलब है कभी भी एयर की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी वॉल्यूम ऑफ वर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसकी रेंज हमेशा इस बीच में आएगी। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपने क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड लिखा। एयर कंटेंट आपने वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड लिखा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट, तो दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड। न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड बनेगा। अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर मिलके क्या बनाते हैं? वॉल्यूम ऑफ वर्ड बना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड, आंसर 1। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस का एयर कंटेंट किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया।
तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस का एयर कंटेंट किसके इक्वल आ गया है, 1 के इक्वल यहाँ पे देखने को मिल गया है। क्लियर है अपन यहाँ पे? तो ये चीज इंपॉर्टेंट आपकी। नाउ नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है दैट वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज द परसेंटेज एयर वर्ड्स। ओके, मैं इसको इस जगह पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, परसेंटेज एयर वर्ड्स को। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है दैट इज द परसेंटेज एयर वर्ड्स। परसेंटेज एयर वर्ड्स सिंबल होगा ईटा ए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पोरोसिटी बताया है। बच्चे। पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, इसका मतलब आप परसेंटेज वर्ड्स बता रहे हो। परसेंटेज में आंसर दे रहे हो, आप बता रहे हो परसेंटेज वर्ड्स। तो पोरोसिटी को हम परसेंटेज वर्ड्स भी लिख सकते हैं। पोरोसिटी को परसेंटेज वर्ड्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप क्या बता रहे हो, टोटल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है। अगर आंसर मान लो 60% आया, अगर आप बोलो कि सोइल की पोरोसिटी 60% है, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल का 60% वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होता है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप वर्ड्स बता रहे हो। सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या लिखा, परसेंटेज एयर वर्ड्स। अब आप यहाँ पे परसेंटेज की टर्म में तो बता रहे हो, लेकिन क्या बता रहे हो, कौन सी वर्ड, सिर्फ एयर की वर्ड्स, इसलिए आपने ईटा ए लगा दिया है। तो ईटा ए आपको क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर बताएगा टोटल वॉल्यूम के अंदर। तो टोटल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, आप इसको लिख दोगे परसेंटेज एयर वर्ड्स, राइट। दिस इज द परसेंटेज एयर वर्ड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। इसकी रेंज की अगर हम बात करें बच्चे, तो परसेंटेज एयर वर्ड्स किसके इक्वल होगा? क्या ये जीरो हो सकता है? क्या ये वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकता है? यस, इट कैन बी जीरो। सैचुरेटेड सोइल अगर है तो वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो मिलेगा। यस, इट कैन बी जीरो, इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी। क्या ये 100% हो सकता है स्टूडेंट्स? क्या ये 100 नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम को कभी इक्वल ही नहीं आएगा। अगर आपने बोल दिया कि सर वॉल्यूम ऑफ एयर और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल दोनों सेम है, तो ना तो तुमने उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल की बात ही नहीं की, और हम तो सोइल की स्टडी करेंगे तो सॉलिड को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये कभी भी 100 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये 100 से ज्यादा भी नहीं जाएगा, इसका मतलब इसकी रेंज ये निकल कर आएगी। The percentage air words greater than equal to 0 but less than 100, don't say कि it is equal to 100, ये कभी भी 100 के इक्वल नहीं होता है परसेंटेज एयर वर्ड्स, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पे परसेंटेज एयर वर्ड्स अगर आपको पता है, पोरोसिटी अगर आपको पता है, तो एयर कंटेंट आप यहां से निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज एयर वर्ड्स इक्वल टू पोरोसिटी मल्टीप्लाई एयर कंटेंट। बात समझ आ रही है आपको? चीजें समझ आ रही है? ये देखो, आज मैं सिर्फ आपको डेमो क्लास दे रहा हूं, और डेमो क्लास का मतलब मैं आपको बस स्टार्टिंग से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। आज मैंने इतना कुछ बताया आप लोगों को, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में। क्या आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं? ठीक है ना। तो एक एक करके चीजों को हम समझते जाएंगे, आगे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी चीजों को, और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस भी हम लगा लेते हैं ना, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। अच्छा, मैं क्वेश्चंस के ऊपर आ जाता हूं दोबारा से। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट, वी आर इंजीनियर्स, और जितने ज्यादा हम कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं हमें उतने ज्यादा मजा आता है ना। हमें रटी हुई चीजें समझ ही नहीं आती है। मेरे हिस्ट्री पढ़ा दो, हिस्ट्री पढ़ ही नहीं पाएंगे भाई, रटना कोई, हम इंजीनियर्स हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। कॉन्सेप्ट्स जितने ज्यादा होंगे हमें उतना ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। तो कॉन्सेप्ट्स हमको समझने हैं। ओके, एक चीज और डिस्कस करते हैं, एक चीज और अच्छी से आपको समझाता हूँ चीजें, दैट इज क्या हो गया। नाउ ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं बच्चे। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज नोन एज द यूनिट वेट। यूनिट वेट, अब यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट बोल दो या डेंसिटी बोल दो, बस यूनिट का डिफरेंस होता है। एक डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है ये हमें पता है, बिकॉज W इज इक्वल्स टू M इंटू जी। वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है जो बॉडी एक्सपीरियंस करती है बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स लगा रही होती है। तो वेट की यूनिट न्यूटन होती है, मास की यूनिट केजी होती है।
डिफरेंस है सिर्फ यूनिट का, बाकी दोनों चीज सेम है ना। तो इस चीज को समझ लेते हैं। यूनिट वेट, जब भी हम बात करेंगे यूनिट वेट, कौन कौन से अलग अलग यूनिट वेट होंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला यूनिट वेट मैंने आपको बताया बल्क यूनिट वेट। जैसे हम पहला यूनिट वेट लिखते हैं यहाँ पे बल्क यूनिट वेट, इसको खाली यूनिट वेट भी बोल सकते हो, इसको बल्क यूनिट वेट बोल दो, एक ही बात होती है। कई बार क्वेश्चन में बल्क यूनिट वेट बोल देगा, कई बार खाली यूनिट वेट बोल देगा। इसका सिंबल गामा बी यूज करो या ओनली गामा यूज करो, दोनों का मतलब एक ही है। आइदर से बल्क गामा बी और गामा दोनों का मतलब एक ही है। ये लिखते कैसे हैं बल्क यूनिट वेट या यूनिट वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो कैसे लिखेंगे टोटल वेट ऑफ सोइल, टोटल वेट ऑफ सोइल का सिंबल WT इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, जिस भी कंडीशन में आपकी सोइल है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इन एग्जिस्टिंग कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, कि जब आप टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल लिखेंगे तो आप यहां पर कंडीशन देखिएगा सोइल की कैसी है। इन एग्जिस्टिंग कंडीशन हम सोइल का टोटल वेट लिखेंगे, तो टोटल वेट ऑफ सोइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल, हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। अब सर एग्जिस्टिंग कंडीशन में जैसे भी सोइल है आप उसका वेट ले आओ, आप साइट पे जाओ, आप साइट पे गए, आपने देखा कि सोइल जिस भी कंडीशन में है, चाहे उसमें पानी हो चाहे पानी ना हो, चाहे थोड़ा सा पानी हो चाहे ज्यादा पानी हो, वट एवर द केस में भी, आप उस सोइल को लैब में लेकर आओ, उस सोइल का टोटल वेट निकालो, तो टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम आपको क्या दे देगा, बल्क यूनिट वेट दे देगा या गामा दे देगा। क्लियर है पॉइंट। तो टोटल वेट ऑफ सोइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, दैट इज मोर इंपोर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड। अच्छा टोटल वेट ऑफ सोइल किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस का वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर की हम बात ही नहीं करेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस का वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। आप वेट ऑफ एयर को बच्चे जीरो करेंगे, आप वॉल्यूम ऑफ एयर को जीरो नहीं करोगे। वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो कैसे कर दोगे, वॉल्यूम है कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करेगा, बट वेट ऑफ एयर इज वेरी जीरो बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लेस। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ एयर कितनी लिखते हो 1.26 kg पर मीटर क्यूब, विच इज वेरी 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 लेस, कि आप वेट को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पर आपके पास ये वाला पैरामीटर आएगा। अच्छा उसके साथ में अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये तो पहला पैरामीटर बच्चे मैंने बताया आपको, क्या बल्क यूनिट वेट या यूनिट वेट। सेकंड यूनिट वेट हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, सेकंड यूनिट वेट हम स्टडी करेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट। सेकंड वेट हो जाएगा सैचुरेटेड यूनिट वेट। देखो नाम से समझ आ गया आपको, सैचुरेटेड यूनिट वेट का मतलब, इसका जो सिंबल होगा वो होगा गामा सैचुरेटेड। इसका सिंबल क्या रहेगा बच्चे, गामा सैचुरेटेड रहेगा। दिस इज द सैचुरेटेड यूनिट वेट। अच्छा गामा सैचुरेटेड को लिखेंगे कैसे, सैचुरेटेड यूनिट वेट को सैचुरेटेड वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। कैसे लिखेंगे, सैचुरेटेड वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इसको ऐसे लिख देंगे हम, सैचुरेटेड वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, गामा सैचुरेटेड। अच्छा एक आपके पास आएगा ड्राई यूनिट वेट। क्या लिखोगे, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट, इसका जो सिंबल होगा वो होगा गामा डी। गामा डी इज द ड्राई यूनिट वेट, और इसको कैसे लिखोगे, ड्राई वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। कैसे लिखोगे, ड्राई वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर मैं तुमसे सैचुरेटेड वेट के अंदर पूछूं कि सैचुरेटेड वेट किस किस के इक्वल होगा, तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ वाटर प्लस का वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और ड्राई वेट में क्या लिखोगे, सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। बात समझ आ रही है यहां तक तो पॉइंट क्लियर है आपको। अब ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट, हमने क्या बोला कि बल्क यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सोइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। जिस भी कंडीशन में सोइल है आप उसका टोटल वेट निकालो। नाउ आई एम गिविंग यू वन केस कि आपकी जो सोइल है वो सैचुरेटेड कंडीशन में है। मैं क्या केस दे रहा हूं आपको कि सोइल कौन सी कंडीशन में बच्चे, सैचुरेटेड कंडीशन में है। अगर आपकी सोइल सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर है, अगर आपकी सोइल सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर है तो उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन सैचुरेटेड है। तो एग्जिस्टिंग कंडीशन अगर सैचुरेटेड है और उस एग्जिस्टिंग कंडीशन में जब आप उसका वेट निकालोगे, क्या वो सैचुरेटेड वेट के इक्वल आएगा, यस वो सैचुरेटेड वेट के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये हुआ इफ एग्जिस्टिंग कंडीशन इज सैचुरेटेड, अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन सैचुरेटेड है, इस केस के अंदर जो बल्क यूनिट वेट होगा वो सैचुरेटेड यूनिट वेट के इक्वल निकल कर आएगा। यस और नो बच्चे, बिल्कुल सही बात है। अगर यहीं पे मैं आपको बोल दूं अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन ड्राई है, सोइल कैसी है, कौन सी कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, तो एग्जिस्टिंग कंडीशन ड्राई है, तो अगर आप उस ड्राई सोइल का वेट निकालेंगे, वेट पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, गामा डी मिलेगा, दैट इज अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ सोइल। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इफ एग्जिस्टिंग कंडीशन इज ड्राई, इफ एग्जिस्टिंग कंडीशन इज ड्राई,
तो वी कैन से कि जो बल्क यूनिट वेट होगा वो ड्राई यूनिट वेट के इक्वल निकल कर आएगा। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। तो अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन ड्राई है तो बल्क यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट के इक्वल निकल कर आएगा। तो मैंने आपको कितने यूनिट वेट बताए? 3। पहला है बल्क यूनिट वेट, सेकंड है आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट, और थर्ड है आपका है बच्चे ड्राई यूनिट वेट। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब मैं आपको एक और यूनिट वेट बताने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट। इसको हम क्या बोलेंगे? सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब जितने भी मैंने आपको यूनिट वेट बताए हैं वो कैसे बताए हैं? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और जिस भी कंडीशन में हमने वही लिखा। सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर हमने क्या बोला? सैचुरेटेड वेट बाय टोटल वॉल्यूम। ड्राई यूनिट वेट के केस में ड्राई वेट बाय टोटल वॉल्यूम बोला है। तो यहां पर जब हम सबमर्ज्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबमर्ज्ड वेट बाय टोटल वॉल्यूम। सबमर्ज्ड वेट बाय टोटल वॉल्यूम, दिस इज द सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब सर ये सबमर्ज्ड वेट क्या होता है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा हमें कि सबमर्ज्ड वेट क्या होता है। हमें सबमर्ज्ड वेट थोड़ा थोड़ा पता है या पूरा अभी नहीं पता, या जिसको पता तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो समझ लीजिएगा कि सबमर्ज्ड वेट होता क्या है। सबमर्ज्ड वेट का मतलब है रिड्यूस्ड वेट। सबमर्ज्ड वेट का मतलब है रिड्यूस्ड वेट। वेट कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है सबमर्ज कंडीशन के अंदर। सबमर्ज कंडीशन का मतलब है, देखो ये मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये पानी है। समझना आराम से, चीजों को आराम से समझना। और ये मैंने क्या किया, इसको एक कंटेनर में डाल दिया। इसको मैंने एक कंटेनर में डाल दिया। ये पानी फुल था, ये पानी फुल था। मैं क्या कर रहा हूं, एक पार्टिकल लेकर आया। एक मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका वॉल्यूम v है। एक पार्टिकल मैं लेकर आया हूं, सॉलिड पार्टिकल जिसका वॉल्यूम v है। और मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को इसके अंदर डाल दिया। और जैसे ही मैंने इस पार्टिकल को इस पानी के अंदर डाल दिया, तो ये यहां पर कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा? ये यहां पर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? ये यहां पर जितना इसका वॉल्यूम है वही ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका मतलब इस कंटेनर में से पानी कितना बाहर निकल जाएगा? इस कंटेनर में से पानी v वॉल्यूम का बाहर निकल जाएगा और जो यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। तो v वॉल्यूम का पानी हमें यहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, पानी के अंदर कोई भी सब्सटेंस डालते हैं, तो जो भी सब्सटेंस का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो यहाँ पे डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने के बाद पानी बाहर निकल गया। अगर जगह होती तो डिस्प्लेस कर जाता। अगर मुझे ये बताना कितना वेट, कितना, अब दूसरी बात यहां पे ये भी समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा कि इस पार्टिकल के ऊपर एक वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो पार्टिकल का खुद का वेट है, जो ग्रेविटी लगा रही है। एक इस पार्टिकल के ऊपर वेट लगता है, फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। ये जो बियॉन्ड फोर्स होता है ये अपथ्रस्ट फोर्स होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और इस फोर्स की वजह से पार्टिकल का जो नेट वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। इस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल का नेट वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। इस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल का नेट वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये जो कम वेट हुआ है, ये जो रिड्यूस वेट है, इसी वेट को आप बोलोगे सबमर्ज्ड वेट। इसी वेट को क्या बोलोगे? सबमर्ज्ड वेट। इसी वेट को आप क्या बोल देते हो? सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल बोल देते हो। बात समझ आ रही है? तो सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल। अच्छा, ये बियॉन्ड फोर्स कैसे निकालते हो? ये जो बियॉन्ड फोर्स है, ये जो फोर्स ऑफ बियोंसी है, ये आप कैसे निकालते हो? कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ मल्टीप्लाई गामा डब्ल्यू। फोर्स क्या होता है? फोर्स या वेट पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू यूनिट वेट। तो यूनिट वेट को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द वाटर। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? जितना वॉल्यूम आपने एंटर करवाया है, जितना वॉल्यूम इसके अंदर डाला है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। बात समझ आ रही है? तो सबमर्ज्ड वेट ऑफ सोइल हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सबमर्ज्ड वेट बाय टोटल वॉल्यूम। सबमर्ज्ड वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और जब हम सबमर्ज्ड वेट बाय टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबमर्ज्ड वेट बाय टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ पे कैसे बताएंगे? वेट ऑफ द सोइल। जब सोइल को, ये आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आपका वाटर लेवल था, यहाँ पर आपका एक वाटर लेवल है, ये आपका वाटर लेवल है, और आपकी सोइल, आपने यहाँ पे सोइल डाला है। सपोज दैट ये वाली सोइल है, सपोज दैट कि ये वाली सोइल थी इसके अंदर। तो जब आपने सोइल डाला तो सोइल के वर्ड सारे पानी के साथ फिल हो जाएंगे। जैसे ही सोइल सबमर्ज कंडीशन में जाएगी तो सोइल के सारे वर्ड्स पानी के साथ फिल हो जाएंगे। तो जो सोइल पे डाउनवर्ड वेट लगेगा वो कौन सा वेट आएगा? सैचुरेटेड वेट। जो सोइल पे डाउनवर्ड वेट लगेगा वो कौन सा वेट आएगा? सैचुरेटेड वेट। इसका मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगेगा सैचुरेटेड वेट, माइनस क्या लिखोगे? बियॉन्ड फोर्स। माइनस क्या लिखोगे? फोर्स ऑफ बियोंसी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सोइल। और यहां से मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बताऊं, क्योंकि डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली अगर मैं रिजल्ट बताऊं
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबमर्ज्ड वेट ऑफ सोइल, इसको बाकी चीजों को मैं हटा दे रहा हूं, बाकी चीजें हमारे अभी काम की नहीं है। तो इसी चीज को अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करूं तो सैचुरेटेड वेट माइनस का बर्न फोर्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो यहां पर आपने लिखा गामा सबमर्ज्ड सैचुरेटेड वेट माइनस फोर्स ऑफ ब्यूंसी। अब ये कितना होगा, फोर्स ऑफ ब्यूंसी जितना सोइल का वॉल्यूम है उसके पर फोर्स लगेगा टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो W, अब इसको अलग अलग कर दो, सैचुरेटेड वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम माइनस का VT गामा W डिवाइड बाय VT, VT से VT कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, देखो सैचुरेटेड वेट बाय टोटल वॉल्यूम को क्या लिखा था हमने, सैचुरेटेड यूनिट वेट लिखा था, माइनस का ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, गामा W। नाउ ये वाला फॉर्मूला आपके पास निकल कर आ जाएगा, दिस फॉर्मूला आई एम राइटिंग हियर कि गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस का गामा W, ये वाला फॉर्मूला आपके पास निकल कर आ जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली पूछता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है इतनी सी आपको, क्लियर है यहां तक? चलो, तो गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा आपके पास गामा सैचुरेटेड माइनस का गामा W, क्लियर पॉइंट। तो अब मैंने आपको कौन कौन से गामा बताए, एक मैंने आपको बल्क यूनिट वेट बताया, एक मैंने आपको सैचुरेटेड यूनिट वेट बताया, एक मैंने आपको ड्राई यूनिट वेट बताया, एक मैंने आपको सबमर्ज्ड यूनिट वेट बताया। एक वेट बचा है बच्चे, एक वेट और कवर अप कर लेते हैं जिसको बोलते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, जिसको हम क्या बोल देंगे, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स बोल देंगे। एक वेट और बचा है जिसको हम बोल देंगे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, और ये जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स है इसको लिखेंगे गामा S से, और गामा S क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये हो जाएगा वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। बस ये यूनिट वेट हमारे पास है। अगर मैंने आपको कौन कौन से यूनिट वेट बताया मैं दोबारा से लिख देता हूं, मैंने पहले आपको बल्क यूनिट वेट बताया, उसके बाद मैंने आपको सैचुरेटेड यूनिट वेट बताया, फिर मैंने ड्राई यूनिट वेट बताया, फिर मैंने सबमर्ज्ड बताया, और लास्ट में मैंने आपको यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स बताया है, क्लियर है? ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स है, दिस द यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स। अब मैं इनमें कंपेयर करना चाहता हूं किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी किसकी वैल्यू कम आएगी। तो देखिए ये चार पैरामीटर जो आपने पहले डिस्कस किए हैं, सबके डिनोमिनेटर में आपने टोटल वॉल्यूम लिखा है, यहां पर भी टोटल वॉल्यूम लिखा है, यहां पर भी आपने टोटल वॉल्यूम लिखा है, और यहां पर भी आपने टोटल वॉल्यूम लिखा है। तो इन सब के अंदर आपने डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम लिखा है, बट इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखा है, और हमें यह पता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका मतलब ये वॉल्यूम कम है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा जाएगी, इसका मतलब इन सारे पैरामीटर में गामा S की वैल्यू तो सबसे ज्यादा होगी। अब बच्चे कौन से पैरामीटर, ये चार पैरामीटर, इन चार पैरामीटर में सबके डिनोमिनेटर में VT लिखा है, टोटल वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो आप इनके न्यूमरेटर को कंपेयर कीजिएगा। तो न्यूमरेटर को जब कंपेयर करोगे सबसे ज्यादा वेट कौन निकल कर, किसका निकल कर आएगा, गामा सैचुरेटेड का। क्यों? क्योंकि इस गामा सैचुरेटेड में सोल की वर्ड्स पूरी तरह से पानी से फिल हो गई है, तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे ये निकल कर आएगा। फिर उसके बाद क्या निकल कर आएगा, गामा बल्क। गामा बल्क क्यों निकल कर आएगा, क्योंकि गामा बल्क में पानी भी है और हवा भी है, पूरी की पूरी वर्ड्स पानी से फिल नहीं हुई है, तो पानी भी है और हवा भी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वेट ज्यादा निकल कर आएगा। फिर उसके बाद कौन सा निकल कर आएगा, गामा ड्राई। गामा ड्राई क्यों, क्योंकि पानी तो है ही नहीं, सिर्फ सॉलिड है। फिर सबसे लास्ट में कौन सा निकल कर आएगा, गामा समर्ज। वाई गामा समर्ज सबसे लास्ट में, क्योंकि ये तो रिड्यूस्ड वेट है, क्योंकि ये वेट तो रिड्यूस कर गया अपवर्ड फोर्स की वजह से, ये हमारे पास ऑर्डर बन जाता है। अब पेपर में डायरेक्टली पूछता है यहाँ पे रिजल्ट, है ना, किसको अरेंज कीजिएगा जरा कि किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी किसकी वैल्यू कम निकल कर आएगी, तो आप इसको ऐसे अरेंज करके कर सकते हैं। बात समझ आ रही होगी। तो यहां पर एक चीज और देखने को मिलती है कि जो गामा सबमर्ज्ड आपने बताया दैट इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस का गामा W, ये होता है बच्चे। और जनरली रफली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा डैश अप्रोक्सीमेटली 1/2 टाइम्स ऑफ गामा सैचुरेटेड। अप्रोक्सीमेटली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली आंसर नहीं आता है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज हमारे पास होती है। जो गामा सैचुरेटेड होता है वो 20 to 22 के बीच में आता है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बता रहा हूं। तो माइनस गामा W इज 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, तो वैल्यूज ऑलमोस्ट इसके हाफ निकल कर आती है, एग्जैक्टली नहीं आती, ऑलमोस्ट हाफ आती है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपके पास रहेगा। तो बस मेरे ख्याल से आज के लिए बच्चे इतना सफिशिएंट रहेगा, और जो चीजें मैंने आपको बताई एक बार बता दीजिएगा कि आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं, क्या आपको चीजें मजा आ रहा है सोइल में पढ़ने में। सोइल इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सोइल, है ना। बाकी तो सारे सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा मजा सभी मेरे को, मैं अपना पर्सनल अगर मैं बताऊं तो मेरे को सोइल में पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, पढ़ाने में भी और पढ़ने के अंदर भी। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं बच्चे? कोई कुछ डाउट हो, किसी को कोई भी पॉइंट डिस्कस करना हो हमने, तो वी कैन डिस्कस राइट नाउ। नहीं तो कल से आपकी बच्चे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है,
सबसे एक बारी कंफर्म सबको एक बारी बता दीजिएगा कि यूरपीडिया क्लासेस स्टार्ट हो गई है पीपीएससी एसडीओ की, इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसी भी आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा। जितनी जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना ही आपका बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। तो टाइम बहुत कम है, टाइम इज वेरी कंस्ट्रेंट, टाइम ही है हमारे पास। बोलते हैं ना कि टाइम इज मनी, तो बस वही वाला काम आ गया आज आपके पास। तो 3 महीने का टाइम है, बिल्कुल फोकस हो जाओ, बिल्कुल क्लियर कट अपने माइंड में एक फोकस बना के रखो कि हाँ 3 महीने के बाद एक मेरा जो पेपर है, मेरा जो एग्जाम है वो आने वाला है। आज मुझे बस लग जाना है अपनी तैयारी के अंदर, है ना। दिन रात बस मेरे को पढ़ना है, मेरे माइंड में बस फोकस क्लियर हो गया, मेरे माइंड में फालतू चीजें कुछ नहीं है। मेरे माइंड में बस एक ही चीज है कि 3 महीने के बाद मेरा पेपर है और मुझे उस वो एग्जाम को क्रैक करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मुझे उस एग्जाम को क्रैक करना है। और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो हमें गाइड करने वाला है, जो हमें गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से हम उस पाथ के ऊपर चले, किस तरीके से हम स्ट्रेटजी लगाएं, क्या स्ट्रेटजी हम लगाएं कि जिससे हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट यूरपीडिया, वी आर ऑलवेज विद यू माय डियर्स। तो आप जल्द से जल्द हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा, एनरोल कीजिएगा। और जितने जल्दी आप ज्वाइन करोगे, क्लासेस की अवेलेबिलिटी आपको उतनी जल्दी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको उतनी जल्दी मिलेंगी, क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको उतनी जल्दी मिलेंगी। आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको सोर्स तो मिले, सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, क्लासेस की कोई कमी नहीं है, सब्जेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। बस कभी का है कि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जो हमारे एग्जाम में आएगा, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसकी वेटेज ज्यादा है, जिसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको चीजें कवर अप करनी है, बस हमें उतना ही पढ़ना है। क्लियर है पॉइंट? तो आज की क्लास बच्चे बस हम यही खत्म करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। और जो भी आपकी क्वेरीज है स्टूडेंट्स, आप इंस्टीट्यूट में कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके पास है, आप वेबसाइट से जाके कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। आप क्वेरी आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, आपको रिवर्ट किया जाएगा। इन केस अगर आप कॉल नहीं उठाते हैं तो आपको रिवर्ट बैक जरूर मिलेगा उसके। ओके, थैंक यू एवरीवन।